नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। सब लोग कैसे हैं आप? बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है? बिल्कुल बेटा, आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप आपके परिवार पे हमेशा बना रहे, विश्व का कल्याण हो, सद्बुद्धि दे भगवान। तो प्यारे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक आप लोग पढ़ रहे थे। बेटा लाभ और हानि पढ़कर आपको लाभ हो रहा होगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूं। बच्चों हमने इस टॉपिक में शीट नंबर 1 को कंप्लीट पूरा कर लिया था। बेटा सब लोग बताओ, शीट नंबर 1 तो बेटा कंप्लीट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है बेटा आपका? बहुत बढ़िया। बच्चों शीट नंबर 2 में बताओ जी, शीट नंबर 2 में हम कहां तक सवाल कर चुके थे? हम क्लास में कहां तक के सवाल कर लिए? बच्चे कह रहे हैं जी 45 तक कर लिया। बच्चों टिल 45 एनी डाउट? सिर्फ सवाल नंबर 45 तक बोलिएगा। मैं शीट नंबर 2 की बात कर रहा हूं बेटा। शीट नंबर 2 में सवाल नंबर 1 से लेकर 45 तक अगर कोई सवाल बीच में आपसे रह गया, क्लियर नहीं हो पाया तो बोल दीजिएगा, फिर मैं 45 के बाद ही आगे स्टार्ट करता हूं बेटा। एक पापी कह रहे हैं जी सवाल नंबर 12 नहीं हुआ, बाकी तो सारे बच्चे सारे सवाल कर ही पाए। चलिए मैं 12 नंबर सवाल एक बार देख लेता हूं बेटा, फिर डायरेक्ट 45 के बाद चलता हूं। सवाल नंबर 12 क्या है भाई? एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके लागत मूल्य से 16% कम पर बेचता है। यदि उसे 33 रुपए अधिक में बेचा होता तो 14% का लाभ होता। अरे मेरे भाई, 16% कम में बेच रहे हो मतलब 84% में बेच रहे हो, 14% लाभ में बेच रहे हो मतलब 114 में बेच रहे हो। बेटा इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 30% का आएगा, और इसकी वैल्यू आ रही है 33 रुपए। आपसे पूछा गया कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचें, तो 33 अगर 30 की वैल्यू है तो 125 की वैल्यू ज्ञात करनी है। इतना सा तुम्हारा काम है। आपने कहा जी 3 से काटोगे 11, 3 से काटोगे 10, 5 7 137.5 रुपए उत्तर बनेगा। इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है बेटा, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। एक बार 16% लॉस है, एक बार 14% का प्रॉफिट है, तो मुझे लगता नहीं कि इस बात को करने में कहीं कोई आपका डाउट रहा होगा। बेटा सवाल नंबर आ जाओ 45 पे। ये क्वेश्चन तो हमने क्लास में किया था राजकुमार, जब मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि सवाल बताओ कोई डाउट का है क्या, तब बोले काहे नहीं भाई? तब बेटा बोले काहे नहीं है? आपने एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा, मतलब अगर तुम्हारा सीपी 200 रुपए है तो आपने 10 रुपए का प्रॉफिट कमाकर इसको 210 में बेचा है। अब कहते हैं जी 5% कम में खरीदा होता। बेटा 5% कम में खरीदते मतलब 190 में खरीदते, 10% का लाभ होता यानी 19 रुपए कमाते तो 209 रुपए में बेचते। इसके लिए आपको सेलिंग प्राइस 1 रुपया कम करना पड़ा। सवाल क्या है? 2 रुपए कम में बेचा, तो 2 अगर 1 की वैल्यू है तो 200 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 400 रुपए आंसर बन जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है भाई? ये तो क्लास में मैंने सवाल तुम्हें बताया है। सेम प्रकार के क्वेश्चन हमने 1-2 बार नहीं कई बार करे हैं बेटा। अब देखो जी, पुरानी क्लासों को बेटा साथ साथ रिपीट करके आया करो, उनको रिपीट किए बिना बात बन नहीं पाएगी, रिपीट किए बिना बात बन नहीं पाएगी बेटा। जब पुरानी चीजों को आप ट्राई करोगे, उन पे सवाल जो बताए जाते हैं उनको ट्राई कीजिएगा तो बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों 45 तक की जानकारी आपको पूरी हो गई है, और अब बेटा हम 45 के आगे की बातों को पढ़ते हैं। 45 नंबर से आगे की जो कंटिन्यू बातें हैं इनको शुरू करते हैं, इनको बात करते हैं। बेटा 45 मैंने लास्ट टाइम क्लास में बताया था ना आपको, ये तो हमने क्लास में किया था बेटा। इन्होंने ये पूछा है जी लाभ प्रतिशत में कितना प्रतिशत लाभ हुआ, यानी परसेंटेज में कितना परसेंट चेंज हुआ, परसेंटेज में कितना परसेंट चेंज हुआ है। देखो मेरी बात सुनो, पहले मान लो बच्चे मैं कोई चीज पर मान लो 20% कमाता हूं, आज मान लो मैं उस चीज पर 25% कमाता हूं, तो आप बताओ मेरा लाभ कितने परसेंट बढ़ गया? आप कहना जी 5% बढ़ गया, 20% से बढ़ गया। तो मैं अगर परसेंटेज में बात करूं बेटा तो 20 का 25% बढ़ गया क्या? लाभ प्रतिशत में कितने प्रतिशत बढ़ गया? तो ये परसेंटेज से परसेंटेज पूछ रहा है, तो आपके सवाल का इसमें उत्तर सी आया था। पिछली क्लास में मैंने ये सवाल आपको हल करके भी बताया था, फिर से एक बार देख लो बेटा। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% का लाभ कमाता है, यानी 100 रुपए का आर्टिकल लाता है, इस पर बेटा वो 20 रुपए का लाभ कमाता है,
और 120 रुपए का आर्टिकल बेच देता है, जायज बात है। यदि उसने 10% कम भुगतान किया, 90 रुपए का खरीदा, ग्राहक ने इसके लिए 10% ज्यादा भुगतान करा, ग्राहक ने 132 रुपए दिए, ग्राहक ने 132 रुपए दिए, तो आप बताओ बेटा आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 42 का हो गया, 42 का हो गया। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट कितना है? तो आप कहना जी 42 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 90 से हुआ, ये प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करने की बात हो गई। सर हमें ना 140/3% का प्रॉफिट हुआ है, इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। अब मेरे को पूछा है कि प्रतिशत में बताओ। बेटा पहले मेरा प्रॉफिट था 20%, अब मेरा प्रॉफिट हो रहा है 140/3%। तो आप इनका रेशो बनाओ और मुझे बताओ कितना बढ़ रहा है। सर परसेंट से परसेंट कैंसल, 20 से 7 बार कटेगा। पहले अगर प्रॉफिट 3 का था तो अब 7 का, तो 4/3 की वृद्धि हो गई, और 4/3 को अब बच्चा बच्चा जानता है कि सर 133.33 कहना चाहिए। लैंग्वेज का खेल है बेटा, परसेंटेज का परसेंटेज पूछा है तो ज्ञात करने की कला तुम्हें आनी चाहिए, ज्ञात करने की कला तुम्हें आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सुनिएगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार के सवाल में मैंने आपको यह बताया था कि आप अपने सीपी को अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से मानिएगा। देखो आप सीपी क्या मानेंगे, मेरी बात को ध्यान से समझना। 16 सही 2/3% का मतलब बच्चे बच्चे को पता है 1/6 होता है। सर 12.5% का मतलब बच्चे बच्चे को पता है सर जी 1/8 होता है। आगे मुझे 42.84% भी करना है सीपी का, तो ये 3/7 होता है। यही होता है क्या? तो मैं कुछ डेटा ऐसा मानूं क्या कि जिससे अपने सारे न्यूमरेटर बड़ी आसानी से कट जाएं, बड़ी आसानी से बात बन जाए। बच्चों आप सीपी 168 मान लोगे क्या? सर 8 और 6 का एलसीएम आ रहा है 24, और 24 में अगर 7 गुना करोगे तो ये बन रहा है सर जी 168। ये मेरा सीपी हो गया। आप ये सीपी एज्यूम करना सीखो, इससे बच्चों आपके पॉइंट की बात नहीं बनेगी, सवाल तुम्हारा बहुत इजी बन जाएगा। अब सुनिएगा पहला केस, मैंने एक आर्टिकल इतने परसेंट के लाभ पर बेचा, यानी 168 का आर्टिकल लिया था मैंने। बच्चों इसका 1/6 करोगे, 1/6, तो इसको 6 से काटोगे, 6 दूनी 12, 28 रुपए प्रॉफिट। क्या बच्चों मेरा सेलिंग प्राइस 196 रुपए आएगा क्या? जरा बताइए ना, 196 सेलिंग प्राइस आ गया। अच्छा अब मैं कह रहा हूं जी मैंने 12.5% कम में खरीदा। बेटा 12.5% कम में खरीदोगे, 12.5% कम में खरीदोगे, तो इसका मतलब 1/8 21 कम में खरीदोगे तो 147 का खरीदोगे, अगर आपने कॉस्ट प्राइस में इतना कम कर दिया, ठीक है। और कह रहे जी 240 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो इतने परसेंट का फायदा होता। अब इस चीज का 147 का क्या बच्चों आप 3/7 ज्ञात करोगे? सर जी मेरे को 63 रुपए का फायदा होता, और अगर 63 का फायदा होता तो ये आर्टिकल 210 का बिकता क्या? कॉस्ट प्राइस आपका, सेलिंग प्राइस आपका, आपको पता लग गया सर दोनों रेट में 14 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपने 240 रुपए ज्यादा में बेचा है, तो बच्चों ये 14 की वैल्यू है क्या? 240 रुपए ज्यादा में बेचा है, क्या ये 14 की वैल्यू है? हमें तो अपना लागत मूल्य चाहिए सर, हमें तो अपना लागत मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 168 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 14 एकम 14, 12 बार कटेगा, 288 आगे एक जीरो लगा दीजिए, 2880 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। यानी डेटा को एज्यूम करने पर, हमें अपने फ्रैक्शन को देखकर रेट मानने पर कितना आसान बात मिल रही है, कितनी आसानी से सवाल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हाँ 24 मानकर भी हो जाएगा, होने को तो बेटा 100 मानकर भी हो जाएगा, पर हम लोग ये चाहते हैं ना कि कैलकुलेशन कम करनी पड़े, हमें जो फ्रैक्शन की बात मिल रही है वो नंबर आसानी से कट जाएं, उन पर आपको माथापच्ची ना करनी पड़े, तो हम अपने हिसाब से डेटा को एज्यूम कर लिया करते हैं, अपने हिसाब से बातों को मान लिया करते हैं। फाइन, सुनो देखो बेटा इस सवाल में थोड़ा सा चेंज है, इस सवाल में थोड़ा सा चेंज है। जैसे आप मुझे बताओ ना, तुमने 46 नंबर क्वेश्चन देखा था, इसमें मैंने बताया जी अगर 12.5% कम में खरीदा, तो आप कम में खरीद रहे हो, और आपने इतने परसेंट का लाभ कमाया, तो सारी जानकारियां आपको परसेंटेज में दी गई है, परसेंटेज में दी गई है बेटा। पर यहां देखो आपको परसेंटेज नहीं दिया, यहां बच्चों परसेंटेज नहीं दिया, ये 765 रुपए कम। क्या बच्चों ये भी एग्जैक्ट वैल्यू की बात दी गई है क्या? ये भी एग्जैक्ट वैल्यू की बात दी गई है क्या? और आपने 765 रुपए कम में बेचा, तो ये भी वैल्यू की बात दी गई है, ये दोनों ही एग्जैक्ट वैल्यू की बात दी गई है। तो सर ये सवाल करने के लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए? देखो पहले तो आप मेरा बेसिक वाला पॉइंट समझो बेटा, बेसिक वाली बात को समझो। ये 17.5% के बारे में कुछ जानते हो क्या? आप क्या जानते हो सर ये वाली बात 7/40 होती है? क्या आप इस फ्रैक्शन को तोड़ पाएंगे सारे बच्चे? ये 2.5% का 7 गुना है,
2.5% का मतलब होता है 1/40, तो सर ये 7/40 है। कुल मिलाकर बच्चों मुद्दा ये है कि मैंने ये आर्टिकल अगर 40 का खरीदा तो 7 रुपए कमाकर इसको मैंने 47 का बेचा होगा क्या? बोलो बोलो बोलो, ऐसी कहानी है क्या बच्चों? ऐसी कहानी है क्या? अच्छा, मैं इसको एक बार x x x मान लूं ताकि थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर पाऊं, आपको ये बात समझा पाऊं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप ये बात जानते हैं कि अगर मैंने इसको 765 कम में खरीदा, नया जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो 40x माइनस 765 हो गया, ये तुम्हारा नया कॉस्ट प्राइस आ गया। बेटा इस पर तुमने 22.22% का लाभ कमाया। क्या बच्चों ये जानकारी 2/9 के बराबर है? यानी 2/9 का लाभ कमाओगे, यानी इसका तुम्हें 11/9 करना है क्या? इसका तुम्हें 11/9 करना है क्या? इसका तुम्हें 11/9 करना है क्या? हाँ, और ये बराबर आना चाहिए 47x माइनस 765 के। विक्रय मूल्य आपका ये बनना चाहिए 47x माइनस 165 के। बात समझ में आई आपको कि कॉस्ट प्राइस मैंने क्या मान लिया बच्चों? 40x माइनस 765। अगर इस पर 2/9 कमाऊंगा तो 11/9 का बेचूंगा, 11/9 का बेचोगे तो ये आपका विक्रय मूल्य आ गया, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। यानी बच्चों जानकारी ये बन गई है, 11 गुणा करोगे 440x माइनस 765 गुणा 11, यहां 47 गुणा 9 करना पड़ेगा बच्चे आपको। इसका तुम्हें आसानी बता दूंगा, चिंता मत करो। साक्षी बेटा एक बार पुरानी क्लास को पढ़ तो लो बेटा, आपने पुरानी क्लास को पढ़ने की जहमत नहीं उठाई, एक बार उसको बेटा पढ़ लोगे तो सारी जानकारियां आपको समझ में आ जाएंगी कौन सी बात कैसे बन रही है। 423 को इधर ले आओ बेटा, 423 इधर लाओगे तो बनेगा 17x, ये उधर जाएगा तो बनेगा 765 गुणा 2। गुणा 2 कैसे आया समझ में आ गया बेटा? इसके माइनस में 9 है, प्लस में 11 बनेगा, डिफरेंस लोगे तो 2 कॉमन आ जाएगा। x की वैल्यू ज्ञात करनी है, x आना चाहिए 765 गुणा 2 बटा में 17, 17 चौका 68, 8 5 17 5 85। सर x की वैल्यू आ गई 90 और सीपी तुम्हारा आ जाएगा 40 गुणा 90, 3600 रुपए आंसर बन जाएगा। ये इस सवाल का बेसिक तरीका होता है बच्चे, जो आप x वैक्स की वैल्यू को मान के सॉल्व करते हो। पर टेक्निकल आपको लैंग्वेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, टेक्निकल आपको लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए कि आप सीपी एसपी एमपी को क्या मान रहे हैं, आप कैसे काउंट कर रहे हैं। क्या आपने सेम कहानी ऐसे काउंट की थी बेटा? भरत आपने बिल्कुल सेम ऐसे सवाल किया ना बच्चे, तो ये ठीक बात है, तुम्हारा उत्तर तो आ गया, पर ना ये तरीका पेपर में थोड़ा सा तुम्हें अजीब लगेगा। मैं तुम्हें इसका एक और तरीका सिखा रहा हूं, जब तुम्हें ये सवाल मिले तो कैसे करना है वो जान लीजिए। फिलहाल जो बेसिक बताया वो तो क्लियर है। अच्छा बेटा, आप में से कोई बच्चा मेरे साथ में अगर स्टार्टिंग से रेशो टॉपिक पढ़ता आया है तो क्या वो इनिशियल फाइनल के बारे में कुछ जानने लगा? इनिशियल फाइनल के बारे में कुछ जानने लगा? बात देखो, मेरी बात सुनना, ये इनिशियल फाइनल की क्या कहानी होती है, बात को समझो। पहले मैंने अपना आर्टिकल 17.5% के प्रॉफिट पे कमाया, यानी 7/40 पे बेचा, तो आप कहना जी 40 रुपए का सामान 47 में बिक रहा है। बच्चों 40 का सामान 47 में बिक रहा है क्या? और जब तुमने सीपी में भी 765 कम करे, एसपी में भी 765 कम करे, देखो दोनों ही माइनस में है तो साइन चाहे मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही माइनस में है, साइन चाहे मत लगाओ, तो मुझे 22.22% का लाभ होता, यानी बच्चे 2/9 का लाभ होता, यानी 9 रुपए का आर्टिकल 11 में बिकता क्या? बच्चों ये तुम्हारा इनिशियल रेशो था और ये तुम्हारा फाइनल रेशो था। तुम्हारी प्रैक्टिस इस लेवल की होनी चाहिए कि सवाल को देखते ही आप ये जज कर पाओ कि इस पे मैं इनिशियल फाइनल अप्लाई कर सकता हूं। प्यारे बच्चों देखो आसान हो गया ना, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आपने कहा जी इनका गुणा करेंगे 440, इनका गुणा करेंगे 423, तो ये आ गया 17 यूनिट। 17 यूनिट का मतलब आएगा इनका इनका डिफरेंस लोगे 765 गुणा 2। क्या बच्चों बन जाएगी बात? ये इनिशियल फाइनल में ये बातें मैंने आपको 50 बार बताई हैं कि स्टार्टिंग का रेशो और फाइनल रेशो दिया जाए तो चीजों को कैसे हैंडल करना है आप लोग जानते हो बेटा। मेरे को सीपी पूछा है बच्चों, 40 यूनिट की वैल्यू चाहिए। सर डायरेक्ट कर लो ना, अगर 40 यूनिट चाहिए तो 765 गुणा 2 बटा में 40 कर दीजिए, माफ कीजिएगा, गुण बटा में 17 गुणा में 40 कर दीजिए, सॉल्व हो गया। 17 चौका 68, 17 पंजा 85, 90 चौका 36, 3600 रुपए उत्तर बन गया। देखो बात सेम ही है बच्चों, मैंने जो आपको बेसिक बताया था वो और ये एक ही बात है, पर बेसिक में एक एक स्टेप लिखा, इनिशियल फाइनल में थोड़ा चेंज कर लिया, थोड़ा उसी बात को अपने एनालाइज कर लिया ताकि स्टेप हमें कम लेने पड़े, हम चीजों को जल्दी में समझ पाए। देखो वहां भी आप समझो ना, बात सेम बनी थी बेटा, ये 17 यूनिट ही आया था, ये रहा। इधर में बेटा 765 गुणा 2 ही आया था, ये रहा।
हमें सीपी ज्ञात करना था तो लास्ट में 40 यूनिट किया था, तो सब कुछ सेम है, इसमें उसमें कोई फर्क नहीं है। आप ये तरीका अच्छा है या वो अच्छा है ये जज नहीं कर सकते बेटा, ये उसी का ड्राइव्ड मेथड है, ये उसी को शॉर्ट किया गया है, उसी को कम लिखने का स्टेप लिया गया है। क्या 47 आपको समझ में आया? देखो इसमें ना एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अब मान लो आपके सामने दो प्रकार के सवाल बनते हैं। एक तो ये कि जब तुम्हें परसेंटेज में ही बात बोले कि इतने परसेंट कम में खरीदा, इतने परसेंट कमा लिया, तब तो सवाल बन जाएगा सिंपल तरीके में। अगर बच्चों वैल्यू दी जाए, मैंने 500 रुपए कम में खरीदा, 1000 रुपए ज्यादा में बेचा, तब आप इनिशियल फाइनल को टारगेट कर सकते हो, इनिशियल फाइनल पे काम कर सकते हो, तुम्हारा सवाल आसान रहेगा, इजी बनेगा। अब आपको ऐसी बातों को इनिशियल फाइनल समझना है। नो बेटा, ये प्रैक्टिस का खेल ही होता है। जब सवालों को आप 2-3 बार करते हैं, कोई सवाल मान लो आपको लगता है कि बहुत टाइम टेकिंग है, तो थोड़ा उसके एनालाइज्ड मेथड पे जाया करो, शायद क्या पता कोई बात निकल कर आ जाए। 47 की बात सबको क्लियर? मैं इसीलिए बच्चों हमेशा कहता हूं कि गणित पढ़ने के लिए ना पहली क्लास से पढ़ा करो, चाहे आप किसी भी एजुकेटर को फॉलो करें। मैं सिर्फ मेरी क्लास की बात नहीं कर रहा हूं बच्चे, आप जो भी सेशन कहीं भी पढ़ते हैं, जो भी टीचर से पढ़ते हैं बच्चे, हर टीचर आपको बेहतरीन पढ़ाता है। कोई भी टीचर ये नहीं सोचता कि मुझे अपने बच्चों के साथ में फॉर्मेलिटी करनी है, मुझे तो टाइम पास करना है, मुझे तो बस ऐसे करना नहीं। अगर वो शिक्षक है, अगर वो टीचर है, तो वो यही सोच के पढ़ाता है कि मैं जिस बच्चे को एक बार पढ़ा दूं, वो दोबारा इन बातों को पढ़ने के बारे में सोचे नहीं। कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी हो जाए तो आप उनकी पहली क्लास से पढ़ोगे ना, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी बेटा। चलिए अब मैं इस सवाल, देखो ये सवाल बेटा पूर्ण रूप से ना लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न है, कोई भी इसमें मतलब चिंता की बात नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक बार सिखाना चाह रहा हूं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मूल विक्रय मूल्य से इतने गुना है। क्या मतलब बेटा? ये जो वैल्यू है इसका मतलब 8/3 गुना है क्या? 8/3 गुना है क्या? यानी आप ये कह रहे हो सर जी कि जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, जो ओरिजिनल एसपी है वो 3 रुपए है, लेकिन बेटा आपने इसको 8 रुपए का बेचा है क्या? आपने इसको 8 रुपए का बेचा है ना? हाँ। अब मैं आपको ये कह रहा हूं बच्चे, अब मैं आपको 3/7 क्यों आएगा? 8 आएगा ना भाई, 8 आएगा ना भाई। भरत नींद से जाग मेरे भाई थोड़ा। देखो आप क्या कह रहे हो, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मूल विक्रय मूल्य का इतने गुना है, तो हानि प्रतिशत को समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित कर दिया जाएगा। यानी कि ये कहना चाह रहे हो क्या कि 3 रुपए में जितनी हानि हो रही थी बेटा, 8 रुपए में उतना ही फायदा हो रहा है। 3 रुपए में तुमको जितना लॉस हो रहा था, क्या बच्चों 8 रुपए में तुम्हें उतना ही फायदा हो रहा है? अरे ऐसे तो सवाल अपन ने करे थे सर, ऐसी तो बातें पढ़ी हैं अपन ने, बहुत सारे सवाल किए थे बच्चे कि अगर तुम्हारा 3 रुपए में बेचने पर लॉस हो रहा है तो 8 में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है और दोनों बराबर हैं, तो बच्चों सीपी कहीं ना कहीं इनके बीच में आएगा। आप चाहो तो सीधा 5.5 भी कर सकते हो। आपको लग रहा है मेरे को सर पॉइंट के चक्कर में नहीं पढ़ना, तो आप 30, 80 और 55 मान लो, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है। हर प्रकार से बात कीजिए, हर प्रकार से बात कीजिए बेटा। अरे सीपी पता लग गया ना? हाँ सर, अगर मैं मूल रेट पर बेचूं तो हानि कितनी है बेटा? अगर मैं ये आर्टिकल 30 में ही बेच दूं तो 25 रुपए का घाटा हो रहा है 55 रुपए से। क्या बच्चों आप 5/11 बोलेंगे, और 5/11 का मतलब होता है 45 सही 5/11, इतने परसेंट का लॉस हो रहा है। ऐसे सवाल तो मैंने आपको लास्ट क्लास में खूब सारे बताए थे बेटा कि इतने में लॉस इतने में प्रॉफिट बराबर है, तो बराबर की बातें तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों का सारा खेल बच्चों लैंग्वेज का है। कब आप सीपी पर प्रॉफिट काउंट कर रहे हैं, एसपी पर काउंट कर रहे हैं, या कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, बस इन्हीं बातों को पढ़ना है। बेहद आसान सवाल है बच्चे। 49 तो आपने कर लिया होगा बच्चों। सीपी अगर मेरा 100 रुपए है, प्रॉफिट मेरे को अगर 20 रुपए का मिल रहा है, सेलिंग प्राइस क्या 120 हो रहा है, ये कहना चाह रहा हूं क्या? सर लागत मूल्य 10% कम हो गया, लागत मूल्य अब आपका केवल 90 रुपए रह गया क्या? आफ्टरवर्ड्स देन द कॉस्ट प्राइस रिड्यूस्ड बाय 10%। ओके, ही आल्सो रिड्यूस्ड द सेलिंग प्राइस बाय 10%। इसमें भी बच्चों इसने 10% की कमी कर दी है, अब 108 रुपए का बेच देंगे क्या? हाँ हाँ, और माफ कीजिए विक्रय मूल्य पर है ना बेटा, ऑफ दोस्तों माफ कीजिए, विक्रय मूल्य पर 100 रुपए कमा रहा है, विक्रय मूल्य पे। सवाल में आपको यह दिया हुआ है एक व्यक्ति ने एक वस्तु पर सेलिंग प्राइस पर 20% कमाते हुए बेच दिया, यानी 100 रुपए का बेचा है, 20 रुपए प्रॉफिट के हैं, तो 80 रुपए का लाया था। 100 रुपए का अगर आर्टिकल बेचा है तो 20 रुपए प्रॉफिट के हैं, 80 रुपए का लाया था। लागत मूल्य 10% कम हो गया, तो लागत मूल्य हो गया 72 रुपए। आपने विक्रय मूल्य को 10% कम कर दिया, ये तुरंत 90 कर दिया, तो
तो अब तुम्हें 18 रुपए बच रहे हैं जी। तो लागत मूल्य पर लाभ बताओ बेटा। 18 रुपए का प्रॉफिट 72 रुपए से हो रहा है, 1/4 हो रहा है। 1/4 का मतलब क्या हो गया? 25%। खत्म बात। बीच में 2 दिन की छुट्टी थी, आपने ये सारे सवाल खुद से घर पे बनाए होंगे, माथापच्ची इनमें आपने खूब से करी होगी बेटा, बढ़िया प्रकार से काम करा होगा। चलिए, एक वस्तु 12% के लाभ पर बेची गई, क्रय मूल्य 10% कम होता, विक्रय मूल्य इतने रुपए अधिक होता, 30% का लाभ होता, तो सब 20 का लाभ कमाने के लिए कितने बेचेंगे? बहुत सिंपल है सर। 100 रुपए का आर्टिकल लाकर हम 12 रुपए प्रॉफिट कमा के 112 में आर्टिकल बेच रहे हैं सर, ठीक है। 10% क्रय मूल्य कम होता, यानी 90 रुपए का खरीदते, 30% का लाभ कमाने के लिए 27 रुपए कमाते, 117 का बेचते क्या? तो आपने कहा सर जी 5.75 रुपए विक्रय मूल्य बढ़ रहा है, क्या बच्चों ये 5 से बढ़ रहा है क्या? आप तो कह रहे हो 5.75 बढ़ रहा है, मैं कह रहा हूं बच्चे 5 रुपए बढ़ रहा है। हो गई बात। अगर केवल क्रय मूल्य पूछते तो 100 से गुणा करना काफी था, पर आपसे क्रय मूल्य नहीं पूछा, आपसे पूछा 20% का लाभ ज्ञात करना है, यानी 120 से गुणा कर दो बेटा। 120 से गुणा कर दें, आपने कहा जी 2 जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो कैंसिल कर दो, बस 5 से काटोगे 115 और 5 से काट लोगे तो आ जाएगा 23, 6 बार कट जाएगा, 138 रुपए तुम्हारे सवाल का उत्तर बन जाएगा। ये प्यारे बच्चों आपकी शीट नंबर 2 के कुछ सवाल बाकी थे जिनको अपन ने पूरा कर दिया। कंफर्म रूप से सारे बच्चों के लिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हुए शीट नंबर 1 और 2 दोनों शीट को बेटा 100% कंप्लीट मान लेना अपन। मतलब ये ऐसा कंप्लीट का मतलब बच्चों ये कहा करो कि सर ऐसा कोई क्वेश्चन कल को किसी मॉक टेस्ट में, पेपर में, एग्जाम में कहीं आ जाए तो हमें सोचने की आवश्यकता नहीं पड़े। हमें ये सवाल 2-3 बार रिवाइज कर लेने हैं, क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो पढ़ने पर काम कर लेना है, एक एक बात को बेटा ट्राई कर लेना है, एक एक बात को ट्राई कर लेना है, हो जाएगा। आप सबने सोनम बेटा इसकी शीट होंगी 15 शीट होंगी बेटा ना। आप लोगों ने बेटा एक क्लास पढ़ी थी परसेंटेज टॉपिक में जिसका नाम था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। क्या होता है बेटा ये? क्या होता है बेटा ये? सर ये एक प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट वाली बात बता रहे हो, या मैं कहूं एक संख्या को बार बार चेंज करने वाली बात बता रहे हो, यही ना? जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूं, देखो आपके पास कोई नंबर है 100, ठीक? तो मैंने इस नंबर को बच्चे 20% इंक्रीज कर दिया, तो क्या ये 120 हो गया? अब इस बढ़े हुए नंबर को बच्चे आपने 10% कम कर दिया, पहले तो आपने 20% बढ़ाया, या अब एक 10 और बढ़ाओ, 10 इसको और बढ़ा दो, तो सर ये 132 हो गया ऐसे। हाँ, यानी 100 से लेकर 132 आने में सर नेट इफेक्टिव चेंज 32% का हुआ है। ये 32% ज्ञात करने के मैंने आपको कई तरीके बताए थे। एक तो बच्चे आप एक्स वाई वाला फॉर्मूला भी जानते हो, मुझे उम्मीद है आप सारे बच्चों को ये बातें अब मुझे बार बार बताने की नीड नहीं है, ये तो आप लोगों को याद सी हो गई है। सर ये तरीका रेशो से भी आता है मेरे को, तो 5 से 6 हो गया, 10%, 10 से 11 हो गया सर, 50 से हमारा मामला बन गया 66, 16/50 बड़ा है, इसका मतलब होता है 32%। क्लियर है? तो सर ये तो आपने परसेंटेज में पढ़ाया था, आज ये बातें क्यों बता रहे हो? आज ये मामला किस काम आएगा? शीट नंबर 3 जो है बच्चे वो प्रॉफिट एंड लॉस की तो है, लेकिन वो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज किया है कैसे? लैंग्वेज कैसे बनेगी मेरी बात सुनना बच्चे। एक दिन क्या हुआ, मैं मार्केट से एक साइकिल लेकर आया 1000 रुपए की। मैं बच्चों मार्केट से एक साइकिल लेकर आया 1000 रुपए की, 1000 की मैंने एक साइकिल परचेज करी। मेरा नाम है बच्चों ए एक साइकिल लेकर आया 1000 रुपए की, घर पहुंचा तो इसको रास्ते में बी मिल गया। बी कहता है साइकिल तो बहुत सुंदर है। मैंने कहा हाँ भाई, बोला मेरे को दे दो। मैंने कहा ले लो। मैंने बच्चों 20% चिपकाकर इसको 1200 रुपए की बेच दी ना। ओके, अब बी अपने घर जा रहा था साइकिल लेकर, रास्ते में इसको सी मिल गया। कह रहा है साइकिल तो बहुत सुंदर है, कहां से लाए? बोला सुमित सर से। बोला कितने की? बोला 1320 रुपए की। तो इसने भी अपना 10% चिपकाकर इसको बेच दिया। तो ये लोग बाग साइकिल आगे से आगे बेच रहे हैं, साइकिल आगे से आगे बेच रहे हैं बच्चों, है तो नेट परसेंटेज चेंज तो हो रहा है तो परसेंटेज चेंज तो हो रहा है बेटा। ये तो भाव चेंज हो गए। सर एक संख्या को 10% बढ़ा दिया,
या मैंने 10% का प्रॉफिट कमा लिया, एक नंबर को 10% कम कर दिया, या मेरे को 10% का लॉस हो गया। अरे बात तो एक ही है ना, अरे बोलो बच्चों, बात तो एक ही है ना। ये तो हमने टॉपिक नाम बदलने के लिए कि आपको परसेंटेज का फील नहीं आए, आपको लगे कि वो प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है जी, तो हमने इसकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया। बाकी कंसेप्ट बच्चों 100% चेंज है। अच्छा, अब ये सी जा रहा था ना, अब सी ने साइकिल चलाई, इसको पसंद नहीं आई, कह रहा यार ये तो चुना लग गया, मामला बढ़िया नहीं है। रास्ते में इसको डी मिल गया, इसने बच्चों 10% के लॉस पर 10% का घाटा उठाया। साइकिल लाया था 1320 की, 132 का घाटा उठा के 1188 रुपए का इसको चिपका दिया, 1188 का चिपका दिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ लूं कि अगर डी इसी रेट पे साइकिल ए से खरीदता तो बताओ बेटा ए को लाभ कितना होता? बीच के मीडिएटर हटा के डायरेक्ट वो ए से ही खरीद लेता इसी रेट में, तो बच्चों ए को 188 का लाभ होता। या अगर मैं परसेंटेज में बात करूंगा तो आप कैसे कह सकते हो, क्या सर ये 18.8% का चेंज हो गया, क्या ए को इतना लाभ होता क्या? हां, इसका मतलब सर जी जब कोई आर्टिकल आगे से आगे बिकेगा, ए ने बेच दिया बी को, राम ने मोहन को, मोहन ने श्याम को, श्याम ने गोविंद को, आर्टिकल बेचोगे तो वो एक प्रकार से नेट इफेक्टिव रेट ज्ञात करनी होगी, एक प्रकार से सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ज्ञात करना होगा। इसके लिए हमें रेशो भी आता है, इसके लिए फॉर्मूला भी आता है, इसके लिए बेसिक भी आता है, इसके लिए बातों को ड्राइव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, कुछ नहीं करना बच्चे, सवाल को रेशो वाली बात को ज्ञात कर सकता हूं क्या? देखो, ए एक साइकिल को 20% के लाभ पर बी को बेचता है, यानी ए और बी का रेट 5 और 6। ध्यान देना बच्चों, यहां मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि ए का क्रय मूल्य 5 रुपए है और बी का क्रय मूल्य 6 रुपए है। बच्चों मैंने एक साइकिल 5 रुपए की खरीदी, तुमको 6 रुपए की बेच दी, तो 6 रुपए मेरे लिए तो विक्रय मूल्य है, मैंने आपको बेची है ना, पर आपके लिए तो क्रय मूल्य है ना बच्चों, आपने खरीदा है, आपने इसको खरीदा है। तो यहां जो रेशो बनता है वो ए और बी के क्रय मूल्य का बनता है, ए और बी के कॉस्ट प्राइस का बनता है। बात समझ में आ रही है ना बेटा? मेरे हाथ में ये पेन है, अब मैं ये पेन चाहे 100 रुपए का लाया था, तुमको मैंने 500 का बेच दिया, मुझसे कोई पूछेगा विक्रय मूल्य कितना है, मैं बोलूंगा 500 रुपए, मैंने 500 का बेचा है। तुम्हें घर वाले पूछेंगे कि पेन कितने का लाए, क्रय मूल्य क्या है, तुम 500 बताओगे ना बेटा, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ओके, अच्छा बी ने क्या करा, बी ने क्या करा बच्चों, ये 25% के लाभ पर सी को बेच दिया, 4 रुपए का लाकर 5 रुपए का बेच दिया, 4 रुपए का लाकर 5 रुपए का बेच दिया। रेशो में आपने पढ़ा था क्या बच्चों कि डायरेक्ट अगर ए और सी का रेशो निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हो क्या? सर ये 2 से कटेगा, 2:3 हो गया, यानी ए को ये साइकिल अगर 2 रुपए की मिली थी तो सी को 3 रुपए की मिली है, सी को 3 रुपए की मिली है। सर 225 अगर 3 की वैल्यू है तो 2 की वैल्यू बताओ, सर 150 रुपए उत्तर बन जाएगा। रेशो वाली कहानी का यूज करते हुए इस सवाल को आसान तरीके में बताने की कोशिश की गई है। क्या सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की बात आपको समझ में आई? सर ऐसा नहीं करते तो कुछ और, देखो ये मैंने आगे की स्लाइड पे डाल दिया है ताकि बाद में आपको देखने में दिक्कत नहीं आए। देखो मैं ऐसा बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए कर सकता हूं कि ये मान लो ए का रेट है, ए ने 20% का लाभ कमाकर बी को बेचा तो इतने का बेचा होगा क्या? अगर ए 20% का लाभ कमाकर बेचेगा, अब ये बी का कॉस्ट प्राइस आ गया, बी अगर 25% का लाभ कमाकर बेचेगा तो सी को इतने का बेचेगा और सी को 225 का मिला। ये भी आसान है बच्चे, एक लाइन में उत्तर इससे भी आ जाना है, एक लाइन में उत्तर इससे भी आ जाना है। इसमें भी ऐसा नहीं है कि बहुत टफ हो गया सर जी, 3 से काटोगे 2 बार, 3 से काटोगे 75 बार, 75 दूनी 150, सर एक्स का मान 150 आ गया। ये साइकिल इसको 150 रुपए की मिली थी, ये बात तुम्हें समझ में आ गई है? फॉर्मूला से कैसे कर सकते हैं, ऐसे ही जैसे मैंने किया है बेटा, 5 से 6 हुआ तो 5 ए का सीपी है और रुपए 6 बी का सीपी है। हाँ भाई हाँ, अरे सीपी तो बनेगा ना, मैंने एक आर्टिकल 5 रुपए का लाकर 6 रुपए का बेचा, तो ये 6 रुपए मेरे लिए विक्रय मूल्य है और आपके लिए तो क्रय मूल्य है ना बेटा, आप तो मार्केट से खरीद के लाए हो। अरे कितनी सिंपल बात, तुम बाजार में गए, तुम दुकान पे गए, तुमने कहा ये बर्ड्स कितने रुपए के हैं, कितने रुपए के हैं, उन्होंने कहा 500 रुपए के हैं, 500 रुपए के हैं, 500 रुपए के हैं, तो तुम्हारे लिए तो ये क्रय मूल्य है, तुमने तो 500 के लिए हैं, तुम्हारे लिए तो कॉस्ट प्राइस है, दुकानदार का सेलिंग प्राइस है, उसने इतने में बेचा, तुमने इतने में लिया। हमने आपने मैंने कोई डील करी, कोई आर्टिकल मैंने आपको बेचा, तो जिस रेट पर बेच रहा हूं वो मेरे लिए विक्रय मूल्य है, तुम्हारे लिए क्रय मूल्य बचे। कितनी सिंपल बात है, इसमें तो इतना कोई चिंता करने वाली बात ही नहीं है।
अरे हाँ भाई एकता, हाँ कितनी बार बताऊं? हाँ 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 हाँ। अरे हाँ, 6 रुपए ए का एसपी है, बता तो दिया। ऐसे ऐसे लिखकर बताऊं, ऐसे लिखकर बताऊं कि 5 और 6, ये 5 रुपए ए का कॉस्ट प्राइस है, 6 रुपए ए का सेलिंग प्राइस है, ये 6 रुपए बी का कॉस्ट प्राइस है। साथ तो समझो, कितनी बार कह तो सेम बात यार, नहीं समझ में आती है। सुनो बेटा, एक आभूषण की कीमत 65% बढ़ जाती है, वो बात अलग है कि सर का 12,000 का, 12 का नहीं है, 25 का है। नीरज गलत कह रहे हो बेटा। किसी आभूषण की कीमत में 65% की बढ़ोतरी हो जाती है, एक के बाद एक 3 लोगों द्वारा बेचा जाता है। देखो बेटा, एक आर्टिकल है, एक बंदे ने दूसरे को बेचा, उसने तीसरे को, उसने ऐसे आगे बेचा, 3 मिलीमीटर के बीच में आर्टिकल पहुंच गया तो उसने 65% का लाभ कमा लिया, यानी फाइनल आपका रेट है ना वो बढ़ गया 65%। देखो बच्चे, आसान तरीका क्या है पहले वो समझो। पहले बंदे ने बच्चों 20% कमाया है, यानी इसने 5 का आर्टिकल 6 में बेचा है क्या? 5 का आर्टिकल 6 में बेचा है क्या? दूसरे बंदे ने 25% का लाभ कमाया, 4 का आर्टिकल 5 में बेचा है। हाँ सर, तीसरा आर्टिकल x रुपए का तुमने y में बेचा है, यानी तीसरे बंदे ने क्या कमाया मेरे को नहीं पता। तीसरे बंदे ने क्या कमाया मेरे को नहीं पता भाई साहब, उसने कोई सामान लाया, कितने का बेचा मेरे को नहीं पता। नेट तुम्हारा रेट, नेट तुम्हारा रेट 100 से 165 हो गया, यानी कि बच्चों अगर मैं रेशो में आपको बताऊं, रेशो में आपको बताऊं तो आप ये कह सकते हो क्या 20 रुपए का आर्टिकल 33 का हो गया। ये बात आपको समझ में आई क्या? 5 का 6 में, 4 का 5 में, x का y में, तो फाइनल आपका 20 का 33 में हो गया, फाइनल आपका 20 का 33 में हो गया। क्लियर? अच्छा, इनका रेशो बनाओ। देखो 5 से 5 तो कट गया, यहां बच्चों आ रहा है 2 और यहां आ रहा है 3। अब सर जी इधर 2 लिखा है, 20 करना है, यहां पे 10 आना चाहिए क्या? हाँ हाँ सर जी, यहां पर हमने लिखा है 3, यहां पे 33 चाहिए तो 11 करना चाहिए। तो तीसरे बंदे ने अपना आर्टिकल 10 से 11 में बेचा है। सर 10 से 11 में बेच रहा है, इसका मतलब 10% कमा रहा है। आ गई बात समझ? सर और कोई तरीका देखो, और कोई तरीका ऐसा है, पहला एक आर्टिकल है 100 रुपए का, पहले बंदे ने 20% कमाया तो 6/5 में बेचा, दूसरे बंदे ने 25% कमाया तो बचा इसने 4 का आर्टिकल 5 में बेचा। तीसरे बंदे ने कितना परसेंट कमाया मेरे को नहीं पता, तीसरे बंदे ने कितना परसेंट कमाया मेरे को नहीं पता, लेकिन फाइनली ये आर्टिकल 165 का हो गया क्या? 100 का आर्टिकल थोड़ा बड़ा और बड़ा फिर और बड़ा, 165 का हो गया। तो मैं देखना चाहता हूं कि कितना चेंज हुआ है, तो आपने कहना अरे हाँ 5/4 भाई, 5/4 प्रिंटिंग मिस्टेक है, 5/4 और कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। अब आप देखो एक बार बेटा कि x और y कितना बन रहा है, रेशो में कितना बन रहा है। सर 5 से 5 कैंसिल, 2 से काटोगे 3, 2 से काटोगे 2, 3 से काटोगे 55, 5 से काटोगे 11, 5 से काटोगे 20, यही बन रहा है। 2 से काटोगे 10। सर x और y का रेशो बन रहा है 11/10, यानी कि इस बंदे ने 10 रुपए का सामान लाकर 11 रुपए का बेचा है, तो 10% का प्रॉफिट कमाया है क्या बच्चों? मैंने ये कहानी लिखी है और ये कहानी लिखी है, बात सेम है, बात सेम है बच्चे, इसमें इसमें कोई फर्क नहीं है। बस फर्स्ट वाले में थोड़ा टाइम कम लगेगा, थोड़ा सेकंड वाले में भी इजी है, उसमें भी दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों सेम है, जो तुम्हें कंफर्ट लगे वो काम कर लेना। कुल मिलाकर आप शॉर्ट एंड स्वीट ये कह सकते हो, ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज चल रहा है। सर ये टॉपिक नया नहीं चल रहा है, सर ये कोई प्रॉफिट लॉस में नया टाइप नहीं चल रहा है, कोई नई कैटेगरी नहीं चल रही है। ये जो मैं परसेंटेज वाली क्लास में 10 क्लास तुमको पढ़ाई थी ना, वो मैंने इसीलिए पढ़ाई थी कि मैं जानता था आगे ये बातें बहुत कंफर्टेबल आपके लिए होने वाली हैं। सुनो बच्चों, एक बिक्री योग्य वस्तु 3 विक्रेताओं के हाथों से जाती है, पहला बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, 3 लोग बेचते हैं, प्रत्येक बंदा 25% कमा रहा है। बच्चों प्रत्येक बंदा 4 रुपए का सामान 5 रुपए में बेच रहा है, और ये 3 लोगों के हाथ से जाती है आर्टिकल की बात। तो बच्चों आप इसका क्यूब भी कर सकते थे, और मैंने आपको 3 बार लिखकर भी बता दिया। लास्ट वाले आर्टिकल को 250 रुपए में बिकता है, तो स्टार्टिंग रेट बच्चों इसका डबल 128 रहा होगा क्या? 128 कैसे आया, क्लियर है?
डायरेक्ट आपको बेटा क्यूब करना था, इसके अलावा कोई और इसमें चिंता की बात थी नहीं, और कुछ इसमें था ही नहीं बेटा। ये तो हुआ ना कि 3 बार चेंज कर दिया, या 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लग गया, ये नंबर को 3 बार इंक्रीज कर दिया, बात तो सेम है सर, कॉन्सेप्ट हर बार सेम है, कंसेप्ट हर बार सेम है। बच्चों एक आइटम बनी फैक्ट्री में, देखो मान लो x रुपए की बनी, उत्पादक ने 10% का लाभ कमाया, मैन्युफैक्चरर ने इतने का बेच दिया, थोक विक्रेता ने 15% कमाकर 23/20 का बेच दिया, रिटेल विक्रेता ने 25% का लाभ कमाकर 5/4 का बेच दिया, तो फाइनल ये आर्टिकल इतने का हो गया। अरे ऐसा ही है ना बच्चों, कर पाओगे ना, मुझे बात बताओ तो सही एक बार। 23 5 115, 11 23 5 115, खत्म बात। 11 5 55 से 55 खत्म हो गया सर, 20 चौका 80, 800 रुपए उत्तर बन गया। किसी बच्चे को ये जो स्टार्टिंग के 4 सवाल बताए हैं इनमें कोई समस्या है तो मुझे बताओ बेटा। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो स्टार्टिंग से तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, मैं वादा करता हूं। मुझे ये मतलब उम्मीद नहीं है, विश्वास है कि सब ये बातें तो आपके लिए बिल्कुल सटीक है। जैसे रेशो था ना, रेशो वो पूरी मैथ्स में काम आ रहा है, वैसे ही परसेंटेज है बच्चे। गणित के 2 आधार हैं, एक रेशो और एक परसेंटेज। इन दोनों पे आपकी बढ़िया कमांड है, इन दोनों पे आपको आता है ठीक से, तो आप सारी बातों को जानते हो, कुछ नहीं करना मैथ्स में बच्चों। अच्छा एक बात, अरे साक्षी बेटा मैं कहता रहा हूं एक बार स्टार्टिंग से पढ़ तो लो बेटा, क्यों नहीं पढ़ रहे हो स्टार्टिंग से? साक्षी आपने केवल आज की क्लास को ज्वाइन करा है, ऐसा नहीं होता बच्चे, परसेंटेज से पढ़कर आओगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा। प्लीज देखो, एक बंदे ने 10% के लाभ पर एक आर्टिकल बेचा, वो जितने पैसे आए उसी से आपने उसी पैसे से और सामान ले लिया, और अब की बार इनको 10% के लॉस पे बेचा। तो मैंने आपको बताया था ना बेटा, एक नंबर अगर x% बढ़ता है फिर x% घटता है तो फाइनली हमें x² बटा 100% का लॉस होगा। अगर मान लो एक आर्टिकल है बच्चों, वो 10% इंक्रीज फिर 10% डिक्रीज है ना, तो हमें उसमें 1% की कमी नजर आएगी। समझने का तरीका भी मैंने आपको बताया था क्या, कि देखो आप एक 100 रुपए का आर्टिकल लाए, 10 रुपए अगर लाभ कमाकर बेचोगे 110 रुपए मिलेंगे। इसी 110 से आप कोई सामान ले आए बच्चों और 10% का घाटा उठाकर 11 रुपए के लॉस में 99 का बेच दिया, तो पूरे सौदे में क्या रहा सर? पूरे सौदे में तो 1% का लॉस रहेगा। तो डायरेक्ट तुम्हें इसमें 1% का लॉस ज्ञात करना था, x² बटा 100 अप्लाई करना था। ये 100 मानकर बेटा टाइम वेस्ट नहीं करना होता, लेकिन अगर आप तरीके में कंफर्टेबल नहीं है तो आप 100 से ज्ञात कर भी सकते हैं, आपका समय बहुत नहीं जाएगा। सुनो कितना सिंपल है, कितना बढ़िया है, कितना लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। ए ने बी को एक आर्टिकल, एक टेप रिकॉर्डर 4860 रुपए ने 19% की हानि पर बेची। बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेचा जिससे ए को 17% का लाभ होता। बी का लाभ ज्ञात करना है परसेंटेज में। पहले तो बात को समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं बच्चों। ए एक आर्टिकल, एक टेप रिकॉर्डर लाया 100 रुपए का। कितने का लाया बाबू? 100 रुपए का। और इसको बी को बेच दिया। आप मुझे बताओ, बी को बेचा है तो 19% के लॉस पर बेचा है, तो बी को 81 रुपए का मिलेगा क्या? ए ये आर्टिकल खरीद कर लाया था मार्केट से 100 रुपए का, लेकिन साहब पसंद नहीं आया, घर वाले डांटने लगे क्यों लेके आया है, तो इसने 19% का घाटा उठाकर बी को बेच दिया 81 रुपए का। बी घर ले गया, बी घर ले गया आपने, ठीक है। बी ने सी को उस कीमत पर बेचा जिससे ए को 17% का लाभ होता। बच्चों ए को 17% का लाभ होता तो 117 में बेचा होगा। अरे 17% का लाभ ए को होता, ए तो 100 रुपए का लाया है, 17% कमाता तो 117 का बेचता। कुल मिलाकर आपको यह चेक करना था कि बी का लाभ कितना है। तो सर बी ने 36 रुपए कमाए, 81 रुपए से कमाए, 4/9 बनेगा सर जी। 4/9 का मतलब होता है 44 सही 4/9। ये जो डेटा दिया है 4860 रुपए का, इसका मुझे कोई यूज नहीं है क्योंकि सवाल आपको परसेंटेज में दिया है और परसेंटेज में ही पूछा है। अगर इसमें बच्चों वैल्यू पूछता, वैल्यू कि बताओ वो कितने का बेचा या एक को कितने रुपए का लाभ हुआ या ऐसी बात करता, तब मेरे ये डेटा काम आता। अब परसेंटेज में देखकर परसेंटेज में पूछ रहे हैं तो भैया मेरे को इस बात की कोई यूज नहीं है। डेटा क्यों दिया? तुम्हारा टाइम वेस्ट करने को दिया सौरभ, कि तुम डेटा के चक्कर में पढ़ते रहो, रेट ज्ञात करते रहो। ये सब करने की बात थोड़ी होती है। बच्चे करते हैं ऐसे, वो कहते हैं बी को मिला है 4860 रुपए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये 81 की वैल्यू है, ये 100 बार कटेगा, ये 6 बार कटेगा सर, ये मिलेगा 6000 रुपए का।
इसको मिलेगा 4860 रुपए का। फिर आगे भी ज्ञात करने बैठोगे तो फालतू की बातें हैं बेटा, लास्ट में बात तो यही बननी है ना। तुम्हें सवाल जल्दी करने आने चाहिए और ये जल्दी करने की आर्ट है। आ गई बात समझ में? सुनो, कुछ नहीं करना भाई साहब। ए ने बी को एक आर्टिकल 20% के लाभ पर बेचा। 20% के लाभ का मतलब 100 रुपए का आर्टिकल 120 में बेचा क्या? बी ने इसको सी के 15% की हानि पर, बच्चों अगर बी को 15% का घाटा होगा तो 18 घाटा होगा, 102 का बेचेगा क्या? बी इसे 15% की हानि पर इतने का बेचेगा। ए ने बी के विक्रय मूल्य पर सी को बेचा होता, यानी ए ही ये आर्टिकल 102 का बेचता, तो बच्चों ए को 2% का लाभ होता क्या? अच्छा सर, आप ये कहना चाहते हो ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। हां, अगर कोई बच्चा जज कर पाए बेटा तो पहले 20% का लाभ, फिर 15% की हानि, और ये हो गया जी 300/100, तो 20 में से 18 गए, 2% का प्रॉफिट डायरेक्ट हो गया क्या? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की लैंग्वेज को इस प्रकार तोड़ मरोड़ कर, इस प्रकार नए तरीके में बनाकर सवाल दिया जाता है, इस प्रकार की जानकारी आपको समझाई जाती है। जरा बताओ जी, ए बी को एक साइकिल 20% के लाभ पर बेचता है। ए एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेचता है, 5 के अनुपात को 6 में बेचता है। ये 25% की हानि पर बेचता है, यानी कि बच्चों ये 4 का आर्टिकल 3 में बेच रहा है। तो आप कहना जी ये ए और बी नहीं है, एक्चुअली ये रेट था ए और बी का, और ये है बी और सी का। तो आप ए और सी का रेट कैसे निकालोगे बेटा? सर आप कहना जी कुछ नहीं करना सर, 20 और 18 है, 10 और 9 है ना, 10 और 9 है। तो एक सी को ये आर्टिकल पी रुपए में मिला है, ये पी रुपए अगर 9 की वैल्यू है तो ए का रेट बताइए, तो ये आएगा जी 10/9 पी, डी उत्तर बन जाएगा। अरे आ रहा है समझ में क्या? ऐसे किसी बात में डाउट लग रहा है तो यूं देख लो, ए एक साइकिल इतने की लाया, ए रुपए की, 20% के लाभ पर इतने की बेचोगे, 25% की हानि पर इतने की बेचोगे, तो फाइनली सी को मिल गई पी रुपए की। फाइनली रेट कितना आ गया? पी रुपए। तो आपने कहा ए का रेट ज्ञात करना है सर जी, ए का रेट, तो ए का रेट ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? 10/9 पी उत्तर बन जाएगा। ये कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, पॉइंट तो वही है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। सारी बातों को चेक करेंगे, सारी बातों को समझेंगे बेटा। अच्छा देखो, हालांकि ना ये जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, ये सवाल आगे और भी आएंगे, पर थोड़ा सा इसके बारे में एक बार समझ लो, हल्का फुल्का समझते हैं, बाकी ये कंसेप्ट आगे बहुत डिटेल में आएगा। इसका नाम है जी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। हिंदी में इसे बोलते हैं बेईमान दुकानदार, बेईमान जिसका कोई ईमान नहीं है। बच्चों बेईमानी, चीटिंग, देखो चीटिंग होती है, एक होती है व्यवहार वाली बात। देखो व्यवहार वाली बात क्या होती है बच्चे? तुम्हारी एक दुकान है ना, तुम कोई आर्टिकल मार्केट से कहीं से, अपनी फैक्ट्री से कहीं से भी 100 रुपए का लेकर आते हो, और 100 रुपए का लाकर बच्चों 120 का बेच देते हो, तो ये तो जेन्युइन चीज है बच्चे। आपको पता जितनी दुकानें हैं मार्केट में, जितनी दुकानें हैं, सब ये काम करते हैं बेटा, धंधा है, बिजनेस है बेटा, है ना भाई। अगर 2 रुपए आदमी कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? अपने बच्चे कैसे पालेगा? आपकी दुकानें होंगी, आपके माता पिता दुकान करते होंगे, आपको पता है ये व्यवहार यही होता है। हम एक आर्टिकल 100 रुपए का लाए, 100 से बढ़ाकर बेचेंगे, 2 रुपए कमाएंगे, ये तो अपना कल्चर है। इसमें बेईमानी नहीं है बच्चों, ये ईमानदारी बात है, ये ईमानदारी वाली बात है। सर बेईमानी कहां होती है? सर बेईमानी होती है जब हम वजन में गड़बड़ी करते हैं। तो मेरे पास आए, कह रहे सर 1 किलो चावल दे दो, मैंने चीटिंग से तुमको अपनी तराजू में गड़बड़ करके तुमको 900 ग्राम दे दिए, तुमको 900 ग्राम दे दिए। अब 900 ग्राम दे दिए बेटा 1 किलो बोलकर, तो ये तो चीटिंग होगी ना बेटा, ये तो फ्रॉड हो गया। तो चीटिंग वाला काम ये होता है कि जब आप दुकानदार सामान को कम तोलता है, जब दुकानदार सामान को कम तोलता है। अच्छा कोई भी व्यक्ति बेटा चीटिंग करता है तो वो अपने प्रॉफिट के लिए करता है ना बेटा, अपने प्रॉफिट के लिए करता है। चीटिंग से आपका लाभ होगा तो करोगे? कोई ऐसा आदमी है चीटिंग करके डिस्काउंट देगा ना? कोई नहीं। चीटिंग अगर करता है तो वो चीटिंग से अपना फायदा, अपना प्रॉफिट देखता है। 2 प्रकार की चीटिंग होती है, मेरी बात को समझना बेटा, 2 प्रकार की चीटिंग होती है। देखो आप इस समय एक दुकानदार बन जाओ, आप क्या हो बेटा? एक दुकानदार। और दुकानदार भी कैसे? बेईमान। दुकानदार भी कैसे?
बेईमान, एवरीथिंग इज फेयर इन बिजनेस। नो 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 मानस, नो, 100% आपका स्टेटमेंट गलत है। बिजनेस में सब कुछ फेयर नहीं होता बच्चे, बिजनेस बिजनेस के हिसाब से होता है। आई नो, वी आर बिजनेसमैन ऑल्सो। बच्चों आप दुकानदार हैं, देखो आप ना दो प्रकार से चीटिंग कर सकते हो। एक तो आप खरीदते समय, एक आप चीटिंग कर सकते हो बेचते समय। खरीदते समय और बेचते समय का क्या मतलब है सर? देखो बेटा, आप एक दुकानदार हो, अब आप तो सामान बना थोड़ी हो, आप कहीं से लेकर आते हो और लाकर बेच देते हो, लाकर बेच देते हो। एग्जाम्पल को मेरा यूं समझना बच्चे, एग्जाम्पल सुना, मैं एक दुकान खोलकर बैठा हूं, मैं एक दुकान खोलकर बैठा हूं और मेरे पास एक किसान आया, मान लो फसल लेकर, मेरे पास एक किसान आया, गेहूं लेकर आया और वो बेचना चाह रहा है, वो बेचना चाह रहा है। उसने कहा गोयल साहब मेरे को ये गेहूं बेचना है। तो मैंने कहा ठीक है 40 रुपए किलो ले लूंगा। तो उसने कहा तोल लो। अब मैं क्या करता हूं बच्चे, तोलते समय, खरीदते समय 10% की बेईमानी करता हूं, खरीदते समय 10% की बेईमानी। तो खरीदते समय बेईमानी कैसे करेगा सर? वो वजन उससे ज्यादा ले लेगा, ज्यादा ले लेगा। मतलब मैं तुम्हें अगर बेटा तुमने कहा सर मेरे को चावल बेचने हैं, अगर मैं तुमको 10 किलो चावल तुमसे लेता हूं ना, तो तराजू में गड़बड़ करके तुमसे 11 किलो ले लूंगा बेटा। अगर अगर आपसे बच्चों खरीदते समय बेईमानी करता हूं तो वजन ज्यादा लूंगा ना बेटा, कम थोड़ी लूंगा भाई। अगर मैं दुकानदार हूं, मैं आपसे आर्टिकल खरीद रहा हूं बेटा, मैं परचेज कर रहा हूं, तो मैं 10 किलो सामान बोलकर आपसे 11 किलो ले लूंगा। मेरी बात समझो। तो इस समय आप ये कहना सीपी और एसपी में 10:11 का रेशो आएगा। अगर मैं खरीदते समय 10% की बेईमानी करता हूं ना, तो सीपी और एसपी में 10:11 का रेशो आएगा, क्योंकि हम 10% वजन अधिक तोलते हैं, अधिक तोलते हैं। क्या ये बात तुमको समझ में आई क्या? हम 10% वजन ज्यादा तोलेंगे, बताएंगे कम, बोलेंगे कम, बोलेंगे 10 किलो, पर तराजू रखाओ 11 किलो, 1 किलो कम तोल दूंगा, 1 किलो कम तोल दूंगा। अब आप कहना सर बेचते समय, अब मैंने चावल ले लिए, गेहूं ले लिया, रख लिया और बेचूंगा। आप मेरी दुकान पर आए, आपने कहा सर जी चावल चाहिए, मैंने कहा देख भाई आज ही लिया है 40 रुपए पर किलो, ले जाओ। क्या रेट लगाओगे? मैंने कहा 40 लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेचते समय अगर मैं 10% की बेईमानी करूंगा, तो अब की बार बच्चों 10% कम तोलूंगा ना, अब की बार कम तोलेंगे, कम तोलेंगे। हाँ, नहीं 10 से 9 नहीं बनेगा, यही तो गड़बड़ है। सीपी और एसपी का रेशो बनेगा 9 से 10। भाई मेरी बात को समझो, तुम 10 से 9 मत कर देना। अगर तुमने सीपी को 10 से एसपी को 9 कर दिया, ये तो आपका लॉस हो गया, ये तो आपका लॉस हो गया ना बेटा, नुकसान हो गया। हमें चीटिंग में हमेशा फायदा होता है। चीटिंग अगर की जाती है तो फायदे के लिए की जाती है, और फायदा तभी होगा जब सीपी कम एसपी ज्यादा। फायदा तभी होगा बच्चे जब कॉस्ट प्राइस कम और सेलिंग प्राइस ज्यादा। आप मेरी दुकान पर आए, देखो मैं तुम्हें ये बात एक एग्जांपल से बता रहा हूं। मेरी एक दुकान है बच्चों, और मैं चावल 100 रुपए पर केजी खरीद कर लाया, मेरी कॉस्ट प्राइस है, मैं खरीद कर लाया और इसी रेट पर बेच रहा हूं, इसी रेट पर बेच रहा हूं। तोलते समय 10% की गड़बड़ कर रहा हूं, बेचते समय 10% की गड़बड़ कर रहा हूं। तो इसका मतलब बच्चों मैं तुमको 900 ग्राम चावल 1000 ग्राम बोल के दे क्या? तराजू में 900 ग्राम चावल डालता हूं और तुमको कहता हूं देखो 1 किलो हो गए, तुमको दे देता हूं। अब बताओ ये 900 ग्राम चावल एक्चुअल में मुझे तो 90 रुपए के ही आए थे ना बेटा, मुझे तो 90 रुपए के ही आए थे, और तुमको मैंने ये 100 रुपए के चिपका दिए। तो मेरा सीपी और एसपी का ये रेशो आया क्या? सीपी और एसपी का ये रेशो आया क्या? तो बस ये कॉन्सेप्ट तुम्हें ध्यान रखना है बच्चों, कि अगर कोई दुकानदार खरीदते समय बेईमानी करेगा तो ज्यादा वजन तोलेगा, बेचते समय अगर चीटिंग करेगा तो कम तोलेगा, तो वजन में कम तोलेगा। लेकिन रेशो लिखते समय ध्यान रखना, सीपी पर वैल्यू हमेशा कम वाली आनी चाहिए, सेलिंग प्राइस पे वैल्यू ज्यादा वाली आनी चाहिए। अरे तभी तो प्रॉफिट होगा बेटा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर कोई बच्चा मान लो इस बात का रेशो 10 और 9 कर दे, तो फिर तो गड़बड़ हो गई बेटा, ये तो गड़बड़ हो गई। ये तो सामान 10 रुपए का आके 9 रुपए में बिक गया, ये तो घाटा हो गया। और घाटे के लिए चीटिंग कौन करता है? नुकसान के लिए चीटिंग कौन करता है? चीटिंग तो फायदे के लिए होती है बेटा, चीटिंग तो फायदे के लिए होती है। तो ये काम नहीं करना आपको, रेशो 9-10 में करना है। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई?
ये तो एक प्रैक्टिकल चीज है बच्चे। कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति बिजनेस में चीटिंग करेगा तो चीटिंग में वो अपना लाभ ही कमाएगा, अपना प्रॉफिट ही कमाएगा बच्चे। ऐसा तो कोई नहीं होगा ना, ऐसा तो कोई नहीं होगा जो चीटिंग करके भी घाटा उठाएगा। तुमने चीटिंग क्यों करी? लॉस खाना था ना यार, तो कैसे खाता? दिशा वेट करो, वेट। देखो, एक सब्जी विक्रेता 20% के लाभ पर सब्जियां बेचता है। बेचते समय गलत भार का प्रयोग करता है जो वास्तविक भार से 10% कम निकलता है। कुल लाभ परसेंटेज क्या होगा? देखो, पहले तो मैं आपको ये बात बता रहा हूं बेसिक से, ठीक है? तुम ये समझो बेटा, तुम ये समझो कि मान लो बेटा मेरे को ना 1 किलोग्राम सब्जी है, 1 किलोग्राम सब्जी है, मान लो मेरे को 100 रुपए की आती है, ठीक है? कुछ भी मान लो, टमाटर प्याज कुछ मान लो मेरे कोई सब्जी 100 रुपए की आती है। आगे बात समझ में? अरे दीपक, भरत, थोड़ी शांति कर लो एक बार यार। ये मेरा बच्चों कॉस्ट प्राइस है। 1 किलोग्राम का ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। मैं 100 रुपए सब्जी खरीद कर लाया। और बच्चों बेचता किस रेट पे हूं? सर 120 रुपए की बेचते हो आप, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि 20% का लाभ पर बेचते हैं, तो कायदे से तो मैं 100 रुपए किलो सामान लाकर 100 रुपए 120 बेचता हूं। लेकिन मैं बच्चों 10% भार कम तोलता हूं। 10% भार कम तोलता हूं, यानी कि मैंने तुमको 900 ग्राम सब्जी दी है क्या? बच्चों मैंने आपको सब्जी 900 ग्राम दी है ना? ये 900 ग्राम सब्जी मुझे 90 रुपए की आई थी क्या? ये 900 ग्राम सब्जी तो मुझे 90 रुपए की आई थी ना। जब 1 किलो 100 की आती है तो 900 ग्राम 90 रुपए की आई थी। और बच्चों इसी 900 ग्राम को मैंने 1000 ग्राम बोलकर, मैंने इसी 900 ग्राम को 1 किलो बोलकर तुमको 120 की चिपका दी क्या? इसी 900 ग्राम को मैंने 1 किलो बोलकर आपको चिपका दी। तो आप कहना जी सीपी 90 है, एसपी 120 है, सर रेशो बनेगा 3 से 4। 3 से 4 का मतलब लाभ हो गया 33 सही 1/3% का। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के सवाल में बच्चों आपको ना पेन नहीं उठाना होता, आपको सवाल करना है रेशो से। रेशो से कैसे करोगे अब वो समझो। सीपी और एसपी लिख लो यहां पे। पहले बताओ 20% का लाभ है, 20% का लाभ मतलब 5 से 6 कर दूं बेटा। बेचते समय गलत भार का प्रयोग करके 10% कम तोलता है। बच्चों 10% कम तोलता है तो 9 से 10 कर दो ना। मैंने बताया ना 10% कम तोलेगा तो 9 से 10 कर दोगे। बस इनका रेशो बना दीजिए दोस्तों। हंसते मुस्कुराते आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। आप कहना जब 3 से 4 हो गया तो 1/3 का प्रॉफिट हो गया। 33 सही 1/3% हो गया। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की आपको बात समझ में आई? देखो आगे ना सवाल कई प्रकार के बनेंगे, उनमें मैं रेट बढ़ाकर भी बेचूंगा, डिस्काउंट भी दूंगा, कम भी तोलूंगा, है ना? तो उन सब पर हम लगाएंगे सक्सेसिव। कुछ नहीं करना, बस इसी स्टेप पे चलना है, आपका सवाल बन जाएगा, आपकी बात का उत्तर आ जाएगा बच्चों। ठीक है कोई बात नहीं। लास्ट बस ये एक सवाल और करते हैं, फिर हम ब्रेक लेंगे सवाल के बाद। इसको आप ट्राई करो एक बार। देखो, एक प्रकाशक द्वारा पुस्तक विक्रेता को अंकित मूल्य पर 10% का कमीशन दिया जाता है तो प्रकाशक को 20% का लाभ होता है। यदि कमीशन को बढ़ाकर 15% कर दिया जाए तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, परसेंटेज का लाभ कितना होगा, ये तुम्हें बताना है। देखो तुम बात को समझ रहे हो ना कि जो भी अंकित रेट है, जो भी अंकित मूल्य है, उस पर प्रकाशक अगर 10% का डिस्काउंट काट के बेचता है तो प्रकाशक को 20% का लाभ होता है। यानी आप मुझे बताओ, अंकित मूल्य मान लो बच्चे, अंकित मूल्य मान लो 100 रुपए था, वैसे ही समझाने को बोल रहा हूं। अगर बच्चों इस पर 10% का कमीशन काटते तो आप इसे 90 रुपए में बेचते क्या? अगर आप इस आर्टिकल को 10% का कमीशन काट के बेचते तो क्या 90 रुपए का बेचते? भाई तुम एक प्रकाशक हो, तुम एक पब्लिशर हो, तुम किताब छापते हो, दुकानदार को दोगे तो कुछ कमीशन काट के दोगे। भाई एमआरपी से इतने % डिस्काउंट करके आपने दे दिया। 10% का कमीशन काटा तो प्रकाशक को 20% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब 20% का प्रॉफिट हो गया, मतलब 90 रुपए बच्चों 120% की वैल्यू है क्या? 90 रुपए बच्चों 120% की वैल्यू है क्या? 90 रुपए में अगर ये सामान बेच रहे हो तो आपको 120% मिल रहा है क्या? अगर कमीशन को 15% बढ़ाया जाता है, कमीशन इंक्रीज टू 15%, 15% तक, 15% तक कमीशन बच्चों अगर 15% कर दोगे, यानी आर्टिकल 85 का बेचोगे, आर्टिकल 85 का बेचोगे तो 85 में बेचने पर तुम्हें कितने % मिलेगा? ऐसे सवाल आपने शीट नंबर 1 में किए थे क्या? ऐसे सवाल तुमने शीट नंबर 1 में किए थे ना बच्चे,
कि 90 रुपए अगर 120% की वैल्यू है तो 85 रुपए कितने की वैल्यू आएगी? क्या बच्चों 120 बटे 90 गुणा 85 करना है? इतने परसेंट की वैल्यू आएगी। अरे कमीशन हमेशा माइनस में तो होगा। 4 और 3, 320, 340/3%। सर जी 113 सही 1/3%। 100% से जो भी ऊपर है वो तुम्हारा प्रॉफिट है। 100% में तो आपका सीपी होता है 100 से जितना जितना ऊपर जा रहे हो दैट इज योर प्रॉफिट। 113% आ गया। हमने शीट नंबर 1 में ऐसे कई सवाल करे थे बच्चे कि 10% का डिस्काउंट दिया तो इतना लाभ, इतना देंगे तो इसमें लाभ कितना होगा। 90 रुपए 120% की वैल्यू है तो 85 रुपए कितने की वैल्यू होगी ज्ञात करना आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 10 तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी बेटा। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कैसे काम कर रहा है ये बात अब आप लोग जान गए होंगे। तो 5 मिनट का ब्रेक मार लिया। अब तो समय ब्रेक का हो ही गया है वैसे ऑफिशियली। चलो बेटा जितने मैं ब्रेक ले रहा हूं, जितने मैं ब्रेक ले रहा हूं बेटा उस बात को आगे करते हैं। अरे कमीशन डिस्काउंट तो होता है यार। आप ये सवाल बच्चों एक बार खुद से ट्राई कर लेना। मैं आपसे 5 मिनट बाद आके मिलता हूं तब आगे इस पे चर्चा और करेंगे, बात करेंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक ओनली 5 मिनट्स।
आओ भैया आओ, वेलकम बैक। तुम सबने एक उत्तर ज्ञात कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डायरेक्टली बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूं तुमसे, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की बात ही तो करनी है। वाह शुभम, शुभम ये कहते हैं ये सवाल हमसे नहीं बना सर, बहुत मुश्किल है। ओ माय गॉड, क्यों नहीं बना रे भाई, क्यों नहीं बना? ए ये घड़ी 100 रुपए की लाया था, बी को बेचा है इसने 12% के लॉस पे 88 का बेचा है, सी को उसने बेचा है बेटो इतने परसेंट के लाभ पे तो 99 की बेचा है। ए अगर 99 की इसको बेचता तो ए को 1% का लॉस होता ना बेटा। अरे यार काहे नहीं बात समझ रहे हो शुभम भैया, काहे बात नहीं समझ रहे हो यार, इतनी छोटी सी बात को कैप्चर नहीं कर पा रहे हो यार। भाई ये सवाल मुझे बताने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है, अंदर से ऐसी आवाज आ रही है कि बच्चों को ये सवाल खुद से करना चाहिए, बच्चों को ये सवाल खुद से करना चाहिए, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में कहीं भी कुछ बताने की सी बात लगती नहीं है। अब ये मत कहना जी ये आपने कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया सर, ये कहां से आ गया, ऐसी कोई बातें आपके मन में आनी नहीं चाहिए बेटा। मैं बिना कुछ बोले मैंने उत्तर लिख दिया, क्या आपको समझ में आ गया? मैंने स्टेप जो लिए हैं बच्चे, मैंने जो स्टेप लिए हैं आपको क्लियर हो गए ना कौन से लिए हैं? हाँ परसेंटेज वाली क्लास को याद करो बेटा। आपका जो टोटल रेवेन्यू है बेटा, आपका जो टोटल रेवेन्यू आता है बिजनेस से, वो एक तो आता है बच्चे आपका कॉस्ट यानी प्राइस, किस रेट पे आपका आर्टिकल है, और एक उसकी सेल कितनी है, इन दो बातों पे डिपेंड करता है। याद है ऐसे क्वेश्चन रेशो में भी कह रहे थे, कपड़ों की कीमत में 25% की कमी हो गई, कीमत 4 से 3 हो गया, कंजम्पशन आपका 20% बढ़ गया, 5 से 6 हो गया, तो कुल मिलाकर आप कहना जी 20 रुपए से 18 रुपए का रह गया रेवेन्यू मेरा, 10% की कमी आ गई सर। तो पुरानी क्लास की बातें रिवीजन हो रही है सर जी, कुछ नया तो बताया नहीं अपने बच्चों। इसमें आर्टिकल 3 बार जा रहा है आगे, 6% का लाभ, 8% का लाभ और 10% का लाभ, ये 3 प्रकार की चीजें बेटा आपको बिक रही हैं। तो आप सवाल ऐसा डायरेक्टली कर लोगे क्या कि x रुपए का आर्टिकल था, 6% रेट बढ़ाकर बिकेगा तो 53/50 का बिकेगा, अगला आर्टिकल इस पर 8% कमाएगा, 27/25 का बेचेगा, तीसरा बंदा इस पर 10% कमाएगा तो 11/10 का बेचेगा, 31,482 रुपए का पड़ रहा है। अब ये वैल्यू से बच्चों काटने वाली बात थी, जितना काट पाए, 11 से कटेगा 22, बचेगा बच्चों 9 4 88, 6 8 66 2। आप इसे 27 से भी काट पाएंगे, 27 से कम 27, 1 6 162, 162 से कटेगा ये 6 बार, 53 से कटेगा ये 2 बार, ये लो जी 50 और 50, 25,000 उत्तर बनेगा मेरे हिसाब से। काटा पीटी कर लेना बच्चे, मेरे को ये लग रहा है उत्तर ये बनना चाहिए। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के मैंने आपको कई सवाल बताए, और बच्चों ये सारी बातें अब आपके लिए सेम लग रही हैं, ये सारी बातें आपकी कंटिन्यू चल रही हैं। अब बिल्कुल जो ऐसा सवाल है ना वो तुम्हें सेल्फ करना होगा, बिल्कुल यही पूरी शीट इजी नहीं अंजू, आगे आगे सवाल बढ़िया भी आएंगे बेटा। बच्चों ये बताओ इसमें ये 5400 रुपए कोई काम आएंगे कि नहीं आएंगे, सिर्फ इतना बताना मुझे, बाकी छोड़ो से। 5400 रुपए कुछ काम के हैं कि नहीं है? नहीं है ना, क्योंकि डायरेक्ट आपको बेटा परसेंटेज दिया है और परसेंटेज ही पूछा है, तो डायरेक्ट आप सक्सेसिव परसेंटेज लगा दीजिए, खत्म बात। सर माइनस का 30 और प्लस का 60 है, माइनस का 1800/100 है, एलिगेशन कौन कह रहा है? क्या हो गया तुम्हें हैं? 30 माइनस 18 करोगे सर 12% का प्रॉफिट होगा, मुझे उत्तर बी आना चाहिए। ये 5400 रुपए का कोई काम नहीं था, बिना मतलब की बात थी ये। आदर्श एकदम सही काम करा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा तरीका बहुत अच्छा है। 10 से 7 में आर्टिकल बेचा, 5 से 8 में बेचा, कुल मिला के 50 का आर्टिकल 56 में बेच रहे हो, 12% का प्रॉफिट कमा रहे हो बेटा। प्लस का मतलब प्रॉफिट ही होता है। ये सवाल देखो, इसमें बच्चों वैल्यू काम आएंगी, इसमें वैल्यू काम आएंगी, क्योंकि बी का लाभ पूछा है ना, वो रुपए में पूछा है, रुपए में, तो रुपए तो बेटा चाहिए, तो इससे काम करना ही पड़ेगा अपने को।
ए ने एक घोड़ा बी को 20% की हानि पर बेचा, यानी कि बच्चों 5 रुपए का घोड़ा या 50 रुपए का इसको 40 में बेच दिया क्या? बी ने इसको सी को इस कीमत पर बेचा कि ए को 15% का लाभ होता, 500 400 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। सर ए को 15% का लाभ होता, 75 रुपए का लाभ होता, तो 575 का बेचा है क्या? बी ने सी को यह घोड़ा उस कीमत पर बेचा कि ए को 15% का लाभ होता, यानी 575 का बेचा है। तो जरा मुझे बताइए ना, ये 4800 रुपए कितने 400 की वैल्यू है क्या? तो बी का लाभ कितना हुआ? 175 का हुआ। पूरा पूरा सर जी 12 बार कट रहा है, यानी आपके सवाल का उत्तर ज्ञात करने के लिए 175 गुणा 12 करना होगा, 1750 और 350, सर 2100 रुपए उत्तर बनेगा। ऐसा नम्रता पूछ रहे हैं सर कहां रह गए? बेटा रह गए सर, पीछे रह गए, 12:05 पे वही रह गए बेटा, आगे आ ही नहीं पाई। देखो कितना बेहतरीन सवाल है बच्चों, इन्होंने जानकारी कितनी डिफिकल्ट प्रकार से बनाकर दी, रेशो पर कहानियां कितनी बढ़िया से बनाकर दी हैं। आपको एक एक स्टेप को, एक एक बात को समझना है। चिंता वाली बात कभी होनी नहीं चाहिए, चिंता वाली बात कोई सवाल में बेटा है ही नहीं। बस मामला एक ही है कि लैंग्वेज को समझना है। कैसे समझेंगे? सुनो बच्चों, ए एक कार लेकर आया मान लो 100 रुपए की, ठीक? ए एक कार लेकर आया 100 रुपए की, बी को इसने बेचा है बच्चों 20% के लाभ पर, तो बी को ये आर्टिकल 120 का मिला क्या? ए एक कार को 100 की लेकर आया था, 20% का लाभ कमाकर बी को बेच दिया बच्चों, 120 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। हाँ। बी ने सी को बेचा 10% के लाभ पर, सी को यह आर्टिकल 132 का मिलेगा। हाँ। सी ने इसको डी को बेचा बच्चों 9.09 का मतलब होता है 1/11, 1/11 का लॉस उठाया तो 120 का बेच दिया क्या? डी को 120 का बेच दिया, ठीक है बच्चों। डी ने क्रय मूल्य का 10% इस पर खर्च किया, डी ने कोई मेंटेनेंस करवाई, तो फाइनली अब ये डी को 132 रुपए का मिल रहा है क्या? डी को ये आर्टिकल 132 का मिल रहा है। और डी ने बच्चों 8.33 का लाभ उठाकर, देखो 8.33 होता है 1/12, 1/12 का लाभ उठाओगे तो यानी कि बच्चों 11 रुपए का लाभ उठाओगे तो 143 रुपए का आर्टिकल वापस इसने ए को बेच दिया क्या? वापस 143 का ए को बेच दिया। तो ए को नुकसान कितना हुआ? देखो ए ने पहले 20 रुपए कमाए थे, 143 रुपए का आर्टिकल लेना पड़ रहा है, तो 23 का लॉस हुआ है क्या? डी आंसर नहीं बनेगा, आंसर बनेगा बच्चे, आंसर बनेगा 23। कैसे बनेगा आप सुनो ना। पहले बच्चों ए के पास में कार थी, ए के पास में कार थी, ठीक है। ये कार जितने की भी लेकर आया था, ये कार जितने की भी लेकर आया था, कार बेचने के बाद इसकी जेब में 120 रुपए आए थे, कार बेचने की बाद में इसकी जेब में 120 रुपए आए थे। अब वही कार खरीदने के लिए इसको 143 रुपए देने पड़ेंगे, तो बच्चों 23 रुपए का नुकसान हो गया ना इसका। तो इसकी कार इसके पास आ गई वापस, घूम फिर के 4 लोगों से घूम फिर के वापस इसकी कार इसके घर में आ गई, लेकिन जब इसने कार दी थी तब मिले थे 120 रुपए, जब वापस खरीदी तो देने पड़े 143, 23 रुपए आपकी जेब से लग गए क्या? अरे कार तो कार घर में उल्टी आ गई, पर 23 रुपए नेगेटिव हो गया बेटा, मुझे 23 रुपए का घाटा हो गया, मुझे 23 रुपए का लॉस हो गया। क्या आपको बात समझ में आई बेटा? पता लगे ना बात मेरे को? देखो लॉस का मतलब क्या होता है भी, आर्टिकल वापस का वापस घर में आ गया, लेकिन पैसे तो लग गए, वो लॉस है। मिले तो 120 थे, देने पड़े 143, तो 23 रुपए का नुकसान है। 17 नंबर सवाल का उत्तर क्या आएगा? 23। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना बेटा। निर्माता ने एक वस्तुएं इतने परसेंट के लाभ पर बेची, उसने इतने लाभ पर बेचा, इतनी हानि पर बेचा, रेशो बनाओगे बेटा। 18 नंबर सवाल तो घर से कर लाओगे क्या? सवाल घर से कर लाओगे? तो मैं इसका जो रेशो बनेगा बेटा वो लिख कर दे देता हूं, इसके आगे नहीं बताऊंगा, बस आगे तुम्हें सेल्फ करना है। अब ये मैंने कैसे करा भाई साहब मेरे को पूछना मत आप, मैं उम्मीद करता हूं कि तुमको ये बात समझ में आ गई होगी। अरे सारे बच्चे बताओ ना, 18 नंबर सवाल क्लियर है? 18 नंबर सवाल क्लियर है? सुनो जी, अब ये सवाल आया बच्चों बढ़िया, बेहतरीन, शानदार।
इसके बीच बीच में क्या है ना बच्चों, इसके बीच बीच में क्या है ना, आपको रुपए भी दिए, इसने मरम्मत के लिए इतने रुपए खर्च करे हैं, तो ये वैल्यू दी गई। सौरभ सवाल को पढ़ ले भाई बेटा, ऐसे नाटक मत कर यार भाई, क्या बताऊं। लास्ट लाइन का मैंने अब तक सारे सवाल करवाए हैं, एक सवाल में आपको बोला है कि इसका आखिरी स्टेप आप कर लेना, तो तुरंत कह दिया जी इसकी ना लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही सर। अरे निर्माता ने थोक व्यक्ति को बेटा एक वस्तु इतने लाभ पर बेची, इसने खुदरा को इतने लाभ पर बेचा, और उसने ग्राहकों को इतनी हानि पर बेचा है, ये रेशो बना ले भाई। ग्राहक ने एक खरीदारी की 1225 रुपए की, तो निर्माता की लागत कीमत ज्ञात कीजिए, रेशो बना ले भाई। सौरभ मेरे से गलती हो गई कि एक सवाल मैंने आपको दे दिया घर से करने के लिए, ये मेरा फॉल्ट है, आई एडमिट बेटा, मेरा फॉल्ट है। मुझे लगा कि शायद बच्चे एक सवाल तो घर से कर लाएंगे, पर नहीं, मैं गलत था, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। 7 एकम 7, 5 2 7 7 49, ये ले भाई 175 का 5 गुना करना है। सौरभ क्या इसके बाद तो बन जाएगी बात, के इसके बाद भी नहीं बन पाएगी? नहीं हो पाएगी बात भाई, नहीं हो पाएगी। सुनो, क्या बेहतरीन जबरदस्त अल्टीमेट सवाल है। इस सवाल में फर्क क्या है? अब तक के जो क्वेश्चन करे और ये सवाल करा बच्चों, इनमें फर्क क्या है? सर फर्क इनमें ये है, फर्क इनमें ये है ना, बीच में आपको ओरिजिनल वैल्यू भी दी है, सिर्फ परसेंटेज की बात नहीं चल रही है। बीच में एक जगह 3780 रुपए डाल दिए ताकि बालक कंफ्यूज हो जाए, पर इनको नहीं पता कि हम कंफ्यूज नहीं होते। कैसे सवाल बनाएंगे? सुनो, सोनू ने एक वस्तु मोनू को 35% लाभ पर बेची। बच्चों सोनू मोनू दो लोग हैं। सोनू ने एक आर्टिकल मोनू को बेचा, कितने रुपए के लाभ पर बेचा? आप कहना जी 35% के लाभ पर बेचा। बच्चों 20 रुपए का आर्टिकल 27 में बेच दिया क्या? सोनू ने यह आर्टिकल 20 रुपए का मार्केट से खरीदकर 27 रुपए का मोनू को चिपका दिया। क्या आ गई बात समझ में? अच्छा तुम्हें अब यह तो समझ में आ ही गया होगा कि 27 रुपए क्या है। सर ये मोनू के लिए तो कॉस्ट प्राइस है और सोनू के लिए सेलिंग प्राइस है। सोनू ने आर्टिकल बेचा है और मोनू ने खरीदा है, तो सोनू ने 27 का बेचा है और मोनू ने 27 का लिया है। क्लियर? ठीक है जी। फिर से मोनू ने वस्तु की मरम्मत पर 3780 रुपए खर्च करे हैं। बच्चों जो भी मोनू का कॉस्ट प्राइस था ना, इसने 3780 रुपए खर्च कर दिए। ये ओरिजिनल रुपए हैं, ये परसेंटेज नहीं है। मैं इसको मान नहीं सकता, मैंने मान लिया ये 3780 रुपए इसने खर्च कर दिए इसकी मेंटेनेंस पे। अब इसे रवि को बेच दिया। बच्चों मोनू ने ये आर्टिकल रवि को बेच दिया, कितने का बेचा भाई? आप कहना जी 18.18 के लॉस पे, यानी कि 11 रुपए का आर्टिकल 9 में बेचा है क्या? गुंजन 9 11 नहीं आएगा, 11 9 आएगा बेटा। ये बड़ा फर्क पड़ जाता है। रेशो को अगर आपने उल्टा लिख दिया तो 2.5 नंबर का मसला बन जाता है बच्चे। लॉस का मतलब ये है कि मोनू ये आर्टिकल 11 रुपए का पड़ रहा था, इसने रवि को 9 रुपए का बेच दिया। ये 9 रुपए मोनू के लिए विक्रय मूल्य है, रवि के लिए क्रय मूल्य है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? अब देखो जी, अब आपको सवाल जाना है टेक्निकल। अब आपको यहां तक की बात तो आपने पढ़ ली, लेकिन अब आगे इस सवाल का असल मामला शुरू होता है। अब इस सवाल की बात समझ में आती है जो आपको समझ नहीं है। बच्चों ये 11 और 9 तो रेशो है ना। मैंने एक बात आपके सामने देखो ये हाईलाइट करी है, मेरे बॉक्स में लिखी है मैंने। इसको देखो क्या लिखा है कि रवि के लिए जो वस्तु का क्रय मूल्य है ना, वो सोनू के लिए विक्रय मूल्य से 20% ज्यादा है। बेटा सोनू के लिए विक्रय मूल्य क्या था? सोनू के लिए आप मुझे बताओ विक्रय मूल्य क्या था? 27 रुपए। अगर ये 20% ज्यादा करूंगा, 20% ज्यादा करूंगा, इतना बनेगा। सोनू के लिए विक्रय मूल्य से 20% ज्यादा करना है। सर 162/5 बनेगा क्या? 162/5 बनेगा बच्चों? हां सर। क्या ये 332.4 बनेगा? रवि का जो क्रय मूल्य है ना, वो सोनू के विक्रय मूल्य से 20% ज्यादा है। यानी कि यहां पर 9 नहीं, यहां 32.4 आना चाहिए। रवि का जो क्रय मूल्य है वो सोनू के विक्रय मूल्य से 20% ज्यादा है, 32.4 आना चाहिए। बच्चों ये 32.4 कितने गुना कर रखा है? 9 3 27, 3.6 गुना कर रखा है क्या? तो इसका मतलब ये भी तो 3.6 ही बनेगा, क्योंकि रेशो तो सेम रहेगा।
मोनू और रवि का रेशो तो सेम रहेगा, 3.6 गुना करोगे तो बच्चों अगर मैं गुना करूंगा 39.6 बनेगा क्या? आपको जो लैंग्वेज दी गई मैंने केवल उस लैंग्वेज पे काम करा है। मुझे यह बोला कि रवि का जो क्रय मूल्य है वो सोनू के विक्रय मूल्य से 20% ज्यादा है, तो मेरे को रेशो बन गया। अच्छा एक बात मुझे बताओ, पहले मोनू को ये आर्टिकल पड़ रहा है 27 रुपए का, मैं इसी डेटा काम कर रहा हूं, 3780 रुपए खर्च करने के बाद ये इसको पड़ रहा है 39.6 का। तो बच्चों 3780 रुपए के कारण मोनू के रेट में क्या 12.6 का फर्क आ गया? 3780 जो खर्च करे ना बेटा, इसी के कारण मोनू का रेट 12.6% हाइक मार गया, इतना परसेंट ज्यादा हो गया। रेशो की बात आ रही है। ये तो आ गई वैल्यू सिस्टम। पूछा क्या आपसे, सोनू ने वस्तु को 30% के लॉस पर बेचा होता। अगर सोनू ने ये आर्टिकल 30% के लॉस पर बेचा होता तो बच्चों 14 रुपए का बेचता क्या ये? अगर सोनू ने ये आर्टिकल 30% के लॉस पर बेचा होता तो बच्चों 14 रुपए का बेचता क्या? वेरी गुड, ये पॉइंट कट गया 0, पूरा 3 बार कट रहा है 30, 14 तिया 42, 4200 रुपए उत्तर बन गया। ए तुम्हारे सवाल का उत्तर बन गया। दिस इज कॉल्ड अ टेक्निकल क्वेश्चन। ये है बच्चों सबसे शानदार सवाल। मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि पूरी शीट आपको सेल्फ नहीं करनी, मैं तुम्हें सवाल आगे आगे बढ़िया बढ़िया बताऊंगा। ये है बच्चों अमेजिंग लेवल, और ये अमेजिंग लेवल की बात आपको चेक करनी आनी चाहिए। 30% 20% पर लगाना है। किसका 30% बेटा? 30% 20 पे लगाना है मतलब क्या? एकता क्या कहना चाह रहे हो बेटा? अच्छा कि लास्ट की बात कर रहे हो ये वाली? हाँ, अरे सोनू का 30% लॉस, तो सोनू का कॉस्ट प्राइस तो 20 है ना, सोनू का कॉस्ट प्राइस तो 20 है। अब ये घाटे में बेचे, नफे में बेचे, प्रॉफिट में बेचे, हम 20 से काउंट करेंगे, प्रॉफिट लॉस तो 20 से काउंट करेंगे इसका। 19 नंबर सवाल आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर तुम फुर्सत से घर बैठकर इसको एक बार और देख लोगे आराम से तो ठीक प्रकार से बात समझ में आ जाएगी तुम्हें। अगर मान लो 10% का डाउट है सर जी, मान लो कोई बात क्लियर नहीं है, तो एक ऐसा सवाल और देख लें बढ़िया सा। बीच में आंसर मत देना ना, पहले मेरी बात को समझ लेना। थोड़ा बहुत चेंज सवाल में हो सकता है, पहले मेरी बात को समझ लेना। बाकी काम मैं आपको बताऊंगा बेटा बाद में। पहले तो आप मुझे बता दो, अगर तुम्हें कहीं पर 23.33% दिखता है तो आपको पता लग रहा है सर ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, सर ये एग्जैक्ट तो नहीं है, इसके लिए करना पड़ेगा 20 पॉइंट प्लस 3.33 करना पड़ेगा। सर ये वैल्यू होती है 1/5 और ये होती है 1/30, ना कि 1/3। सौरभ फिर कहेगा मेरे को भाषा समझ में नहीं आ रही सवाल की। 6 + 1 करना है क्या 7/30 कह दूं क्या? ये काम तो परसेंटेज में आपको मैंने चिल्ला चिल्ला कर सिखाया है, डांट डांट के सिखाया है, तुम्हारी समझ में नहीं आया तो तुम्हें मार पीट के सिखाया है, लेकिन 7/30 तो आ गया। एक ही बात आदित्य, कोई उससे फर्क नहीं पड़ जाएगा भाई। अजय ने अंकित को एक वस्तु बेची, ये है बाबू अजय और ये है बाबू अंकित। अजय ने अंकित को एक वस्तु बेची इतने के लाभ पर, इतने के लाभ बेटा मतलब इसका कि 30 रुपए का सामान लाकर 37 में बेचा है क्या? और देखो ना, अब तुम्हें चीजें समझ में आनी चाहिए। ये 30 रुपए अजय का कॉस्ट प्राइस है, 37 रुपए अजय का तो सेलिंग प्राइस है, लेकिन अंकित का कॉस्ट प्राइस है। अगर मैं कोई सामान आपको बेच रहा हूं तो मेरे लिए विक्रय मूल्य, आपके लिए क्रय मूल्य है, बात एक ही होती है, ठीक है। अंकित ने इसे राजू को 720 रुपए पर बेच दिया। बेटा राजू को अंकित ने आइटम बेच दी 720 रुपए में, यानी आप ये कहोगे अंकित ने राजू को ये आर्टिकल बेचा 720 रुपए का। ये 720 रुपए अंकित का सेलिंग प्राइस है। बेटा ये रुपए हैं, ध्यान रखना सवाल में। रेशो चल रहे थे, बीच में रुपए टपक गए, रेशो चल रहे थे, बीच में असली के रुपए आ गए 720 रुपए। अंकित ने ये आर्टिकल राजू को बेच दिया 720 रुपए का, ठीक है। राजू ने रमेश को, अब राजू ने भाई साहब सामान बेचा रमेश को कितने पर? 20% के लाभ पर बेचा, 20 से 21 में कर दूं। राजू ने ये आर्टिकल रमेश को बेचा 20% के प्रॉफिट पे, इतने का बेचा क्या? जी हां, वैसे आपको पता भी है कि राजू को ये आर्टिकल 720 का मिला था और रमेश को ये आर्टिकल 756 का मिला है। ये बात सही। अब आपको सवाल की टेक्निकल भाषा समझ में आनी चाहिए। क्या सवाल यह है बच्चों कि रमेश के लिए लागत मूल्य अजय के लागत मूल्य से 40% ज्यादा है। बेटा अगर कभी रमेश का लागत मूल्य कहता हूं ना, वो अजय के लागत मूल्य से
40% ज्यादा है, यानी 42 आना चाहिए क्या? 42 आना चाहिए क्या? अरे 37 का नहीं चांदनी, अजय के लागत मूल्य से। अजय का लागत मूल्य तो 30 है ना। हे राम प्रभु, रमेश का जो लागत मूल्य था वो अजय के लागत मूल्य से 40% ज्यादा है। अरे 40% ज्यादा है, 40% ज्यादा है, 40% ज्यादा की बात समझ रहे हो? 12 रुपए ज्यादा है। अब ये 30 रुपए का आर्टिकल अजय को मिला, अगर 40% बढ़ाऊंगा तो 12 बढ़ेंगे। रमेश का रेट आना चाहिए 42 रुपए। रमेश का रेट आना चाहिए 42 रुपए। रमेश का रेट 42 है तो राजू का रेट 40 आएगा क्या? अगर रमेश का रेट 42 है तो राजू का रेट 40 रुपए आएगा क्या? राजू का रेट 40 रुपए आएगा क्या? क्या तुम्हें यह बात समझ में आई क्या? मुझे सवाल में ना एक डाउट लग रहा है, यहां पे यह आना चाहिए था कि 720 रुपए अधिक पर राजू को बेच दिया। ये 720 रुपए असल में 3 की वैल्यू आनी चाहिए थी। 37 रुपए का आर्टिकल अंकित को पड़ रहा है, राजू को पड़ रहा है ये आर्टिकल 40 रुपए का, तो ये 3 की वैल्यू आनी चाहिए। और अजय के लिए आलेख का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, 37 की वैल्यू ज्ञानी चाहिए। ऐसा 24 बार कटेगा, 37 गुना 24 करेंगे 0, 8 आएगा। ये उत्तर बनना चाहिए बेटा। इसमें थोड़ा चेंज करना सवाल में, ये मिलेगा अजय सोल्ड एन आर्टिकल इन प्रॉफिट बट अंकित सोल्ड इट टू राजू एट प्रॉफिट ऑफ 320, प्रॉफिट ऑफ 720। ऐसे कर लेना, राजू ने, अंकित ने राजू को ये आर्टिकल 720 रुपए के लाभ पर, ऐसा। ये आपको जानकारी मिल रही है कि अंकित ने राजू को 720 रुपए के लाभ पर बेचा है बेटा, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट रेशो नहीं बन सकता ना। ये 720 रुपए इनका लाभ कैसे आया, पता लग गया कि सर ये आर्टिकल अंकित 37 का लेकर आया था, राजू को 40 का बेच रहा है, तो 3 रुपए कमा रहा है। मैं कह रहा हूं 3 कमा रहा है, आप 720 कमा रहे हो, तो 37 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 8880 उत्तर बनेगा। सवाल नंबर 19 और 20 सेम है ना? सवाल नंबर 19 और 20 सेम है। थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज का फॉल्ट था, मैंने ठीक करवा दिया है। शीट में आपको सवाल मिलेगा तो उसमें लाभ वाली बात नहीं मिलेगी, आप इसे ऐड कर लेना, आप इसे ऐड कर लेना बच्चे। 19 और 20 नंबर सवाल एक जैसे हैं, चेक। अरे शुभम 30 से 40% जोड़ लेना यार, 30 से 40% नहीं जोड़ सकता क्या? रमेश के लिए लागत मूल्य अजय के लागत मूल्य से 40% ज्यादा है। अरे 30 का 40% निकालेगा तो 12 रुपए आएगा, 30 में 12 जोड़ेगा तो 42 रुपए आएगा। अरे भाई थोड़ा पढ़ तो ले सवाल को यार, क्यों ऐसे कर रहा है? हर सवाल पे तुझे दिक्कत आ रही है यार, कैसे काम चलेगा? अरे भाई पुरानी बातों को थोड़ा रिवाइज करता है कि नहीं? तुम करता, जो डेली क्लास पढ़ाता हूं थोड़ा बहुत उसको एक बार रिवाइज करता भी है कि नहीं करता यार? ऐसे ही बस जी भर के कमेंट करने हैं, कमेंट करने हैं जी। 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है। देखो ये जो इस प्रकार के सवाल होते हैं बच्चे, ये बहुत इजी होते हैं। ये मतलब कुछ नहीं है साहब, आपको सिर्फ भाषा पढ़नी है, जो लिखा हुआ है वो पढ़ना है। मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं, 3 टॉयज आर सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज। यानी मैं ये कह रहा हूं क्या कि 4 टॉयज का सीपी और 3 टॉयज का सेलिंग प्राइस बराबर है। अरे जितने रुपए के तुम 4 खिलौने खरीदते हो, उतने रुपए के तुम 3 खिलौने बेच रहे हो क्या? तो सर जी सीपी और एसपी में 3:4 बनेगा, 1/3 का प्रॉफिट आएगा। अब हो सकता है अगला कमेंट ये भी आ जाए कि 1/3 को आपने ये कैसे मान लिया। कोई ऐसा आ जाए तो बड़ी बात नहीं है कि आपने ऐसा सीधा कैसे मान लिया, गुणा 100 तो आपने करा ही नहीं सर। ये अगला पूछ ले भाई साहब, इसमें क्या दिक्कत है? 15 टेबल का सीपी और 20 टेबल का एसपी बराबर है, तो सीपी और एसपी में 4 और 3 का रेशो बनेगा क्या? 25% का घाटा हो रहा है आपको। 4 रुपए का आर्टिकल 3 में बेच रहे हो भैया, तो 25% का घाटा हो रहा है। सुनो ये कितना बढ़िया सवाल है बच्चों। एक पेंसिल का क्रय मूल्य
एक पेन के, एक कलम के, देखो एक पेंसिल है और एक पेन है, ठीक। इनका जो सीपी है ना, सीपी बच्चों, पेंसिल तो रेट है ना वो पेन के क्रय मूल्य से इतना कम है, यानी पेन अगर 3 रुपए का आता है तो पेंसिल 2 की आती है क्या? पेन अगर 3 रुपए का आता है तो पेंसिल 2 रुपए की आती है क्या? ठीक है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, देखो मेरे को अगर लाभ परसेंटेज चाहिए ना तो सीपी एसपी का रेशो चाहिए, मान लेना है बात। मैं आपको प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास से बता रहा हूं कि जहां तुम्हें प्रॉफिट का या लॉस का परसेंटेज चाहिए ना, वहां सीपी और एसपी चाहिए। एक व्यक्ति 4 पेंसिल को, बेटा 4 पेंसिल को बेचता है, 4 पेंसिल को 5 पेन के क्रय मूल्य पर बेचता है। आप एक बात तो बताओ, जब तुम 4 पेंसिल लाए थे तो ये 8 रुपए की आई थी क्या? अरे एक पेंसिल 2 रुपए की आती है, तो ये 4 पेंसिल लाए थे तो 8 रुपए की आई थी। इनको बेचा किस रेट पे? इनको बेचा 5 पेन के विक्रय मूल्य है, तो ये 15 रुपए की बेची है क्या? 5 पेन तो मेरे 15 रुपए के आते हैं, मैंने 4 पेंसिल को 8 रुपए की लाकर 15 रुपए की बेच दिया। प्रॉफिट कितना कमा लिया? 7/8। 7/8 का ये मतलब हो गया क्या? सुनो बेटा, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, 25 आइटम की कीमत x आइटम अर्जित की गई आय के बराबर है। x का मान ज्ञात करें अगर इस लेन देन में आपको 25% का लाभ हुआ है। बेटा एक बात बताओ, तुम्हें हुआ है प्रॉफिट कितना? 25% का प्रॉफिट। अगर 25 का हुआ है यानी 4 और 3 का रेशो 4 और 5 रेशो बनना चाहिए क्या बच्चों? 25% का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब तुम्हें 4 और 5 आना चाहिए। देखो अगर तुम्हें प्रॉफिट इतना हो रहा है तो बच्चों आर्टिकल तुम्हें 5 से 4 करने पड़ेंगे। कैसे सर? भाई लाभ कमाने के लिए आर्टिकल कम बेचने पड़ेंगे ना बेटा। लाभ कमाने के लिए आप आर्टिकल कम बेचोगे ना, आर्टिकल कम बेचोगे। तो मैं 25 आर्टिकल लाया था तो बेचने पड़ेंगे मेरे को 20, बेचने पड़ेंगे मेरे को 20। थोड़ा इस कहानी को एक बात समझ लो। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं बेटा, मेरी ना एक दुकान है पेन की, मेरी एक पेन की दुकान है, ठीक। मैं 100 रुपए के 25 पेन लाया बच्चों, मैं 100 रुपए के 25 पेन लाया और मैंने 100 रुपए के 20 पेन बेचे। देखो मैं आर्टिकल कम बेच रहा हूं, 100 रुपए के 25 लाया था, 100 के 20 बेच रहा हूं बेटा। हो तो मुझे प्रॉफिट रहा है ना, हो तो मुझे प्रॉफिट रहा है ना। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? आप ऐसे निकालो बेटा कि एक पेन का सीपी, एक पेन का सीपी आ रहा है 4 रुपए और एक पेन का एसपी आ रहा है 5 रुपए। यानी कि 4 रुपए का पेन लाकर अगर तुम 5 रुपए का बेच दे रहे हो बेटा, तो 1/4 का मतलब 25% का प्रॉफिट हो रहा है क्या? 25% का प्रॉफिट हो रहा है ना। ये बात मैं तुम्हें अगर ये कहता हूं कि 25% का प्रॉफिट होने के लिए हमें 4 से 5 करना होता है, तो इसका मतलब मुझे आर्टिकल, अपनी वस्तुएं 5 से 4 करनी चाहिए। पहले मैं अगर 25 पेन लेकर आया था तो अब मुझे 20 पेन बेचने चाहिए। क्या मेरा डेटा पूरी बात को सेटिस्फाइड कर रहा है बच्चे? यही सेम चीज अपने क्वेश्चन में यहां दे दी। 25 आइटम की कीमत x आइटम बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर है। x का मान ज्ञात करें अगर 25% का लाभ हुआ है। बच्चों अगर लाभ करना है ना तो आर्टिकल 5 से 4 करने पड़ेंगे। तुम 25 आइटम लाए थे, 20 आइटम बेचनी पड़ेगी। क्या अब तुम्हें बात समझ में आ गई क्या? यह कहानी मैंने एग्जाम्पल से बता दी है बेटा। हाँ बिल्कुल, थोड़ा और बता दूं। 25 आइटम का सीपी बराबर है x आइटम का एसपी, यही कहना चाह रहा है सवाल। सीपी और एसपी में रेशो बन रहा है x अनुपात 25। लेकिन आपको यह पता है, आपको यह पता है कि मेरे को डील में 25% का लाभ हुआ है, डील में मेरे को 4 से 5 हुआ है। डील में अगर 4 से 5 हुआ है तो यहां अगर ये 5 गुना है तो यहां भी बेटा 5 गुना आएगा, तो 20 आना चाहिए, यानी x का मान 20 आ गया क्या? ऐसे कर लो बेटा, हर तरीके से बता दिया, हर तरीके से बता दिया।
जो बेसिक बनना चाहिए, इजी बनना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, सारी प्रकार की कहानी समझा दी। इन प्रकार के सवालों में डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। ये आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है और तुम लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात पता भी है कि जब हम लाभ कमाना चाहते हैं ना, तो हमें उतने रुपए में आर्टिकल कम बेचने पड़ेंगे, तभी तो फायदा होगा। ये नयन भैया कह रहे हैं परसेंटेज पढ़ा था 5-6 महीने पहले, अब प्रॉफिट लॉस पढ़ना है तो क्या मैं प्रॉफिट लॉस से स्टार्ट कर लूं या पहले परसेंटेज पढ़कर आऊं? बेटा मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब जो क्लास के बाकी बच्चे हैं वो ज्यादा अच्छे से दे पाएंगे। उनको ये बात पता है, सबको ये बात पता है कि भाई परसेंटेज टॉपिक का ही 100% यूज प्रॉफिट एंड लॉस में हो रहा है। तो अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ना है तो परसेंटेज टॉपिक आपका 100% क्लियर होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज की बातें अगर डाउटफुल है तो ये पढ़ने में मजा नहीं आएगा बच्चे। परसेंटेज तुम्हें पता है तो सब कुछ जानते। अच्छा बताओ इसमें क्या है। एक चेयर का कॉस्ट प्राइस, मैंने अभी अभी आपको पेन और पेंसिल का एक सवाल बताया था ना, वो सेम है। एक चेयर का क्रय मूल्य मेज के क्रय मूल्य से इतना कम है। बच्चों मेज अगर 4 का आता है तो चेयर 3 की आती है क्या? अगर टेबल 4 रुपए का आता है तो चेयर 3 रुपए की आती है। जिस सवाल में तुम्हें लाभ परसेंटेज पूछे, अब सीपी और एसपी एक्चुअली इनका बेटा टारगेट है, ये पूरा कोर्स करने वाले हैं 7 साल में। अभी परसेंटेज पढ़ा, फिर 6 महीने बाद आज पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। आने वाले 6 महीने के बाद एसआईसीए के बारे में सोचेंगे कि आफ्टर 6 मंथ मतलब जनवरी मार्च अप्रैल में सोचेंगे सर एसआईसीए के बारे में क्या विचार है। फिर आने वाले 6 महीने टाइम एंड वर्क, ऐसे कर करके अपन 6-6 महीने में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत थोड़ी है, आराम से 7-1 साल में पूरा कोर्स हो जाएगा, बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जानते हैं कि 2099 तक मेरे कोर्स लाइव हैं, तो मतलब अपन तो आगे आगे करवाते रहेंगे। सुनो, यदि एक व्यक्ति 5 कुर्सियों को बेच रहा है, देखो बेटा मैं अगर 5 कुर्सियां बेचता हूं तो लाया तो 5 कुर्सियां ही हूं ना बेटा। मैं 5 कुर्सियां लाकर 5 ही बेचूंगा बेटा। अब यूं तो है नहीं साहब मैं 5 कुर्सियां लाकर 10 बेच दूंगा, बनाऊंगा थोड़ी। तो आप कहना 5 कुर्सी अगर लाए हैं सर 15 रुपए की लाए होंगे पक्का। 5 कुर्सी लाए हैं तो 15 की लाए होंगे। और बेचा किस रेट पे? 7 मेजों के क्रय मूल्य पर, यानी 28 रुपए की बेच रहे हो क्या? 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेटा 28 रुपए की बेच रहे। 20 नहीं रोहित, मैंने 5 कुर्सी लाए 15 रुपए की और बेचा 7 टेबल के कॉस्ट प्राइस पर। अरे 7 टेबल तो 28 रुपए की आती है ना, 15 रुपए की कुर्सियां लाकर 28 रुपए की बेच दी। बाबू भैया मेरे को 13/15 का फायदा हो गया। गुणा में 100 और परसेंट करना है। वैसे भी आपको पता है बच्चे मेरा उत्तर काफी करीब जाएगा 86.66 से, और तो कोई बात बनने का चांस है नहीं, और तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। क्या बच्चों 25 नंबर तक की जानकारी आपको समझ में आई? अब देखो 25 नंबर तक के सवाल तो बच्चे आपके नीट एंड क्लीन है, इनमें तो कोई होमवर्क कोई बात है नहीं, इनको तो अब करना रिवाइज। शीट में जो आगे के सवाल हैं, जैसे अब ये कुछ नहीं है, ये मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं बेटा, आप इनको ना देखो, एक ये सवाल देख लो बेटा, क्योंकि ऐसे कई सवाल होते हैं, ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं, ताकि आपको करने में दिक्कत नहीं आए। आप शीट के कोई 10-15 सवाल खुद से भी कर लाओ। एक सवाल मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज समझ लो, उसके बाद क्लास ओवर करेंगे। बेटा मैंने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी और 11 रुपए में मैंने 10 वस्तुएं बेच दी। देखो इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल अलग अलग है बच्चे। प्रॉफिट एंड लॉस तभी काउंट होगा जब नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर आएंगे, जब नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल आएंगे। यहां आपके सामने नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल नहीं है। तो पहले मुझे यह बता दो कि 11 आर्टिकल, अरे शांति कर लो रे नालायको, 1 मिनट। सीपी 10 रुपए है और 10 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 11 रुपए, यही कहना चाह रहे हैं। 11 आर्टिकल का सीपी 10 रुपए है, 10 आर्टिकल का एसपी 11 रुपए है। तो दोनों तरफ नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर करो। 11 और 10 का एलसीएम 110 आएगा। तो आप यूं कह सकते हो कि सर 110 आर्टिकल का सीपी 10 गुना करना है 100 रुपए, 110 आर्टिकल का एसपी 121 रुपए, यानी कुल मिलाकर आपके नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर हो गए। अब सवाल करने में दिक्कत नहीं है। सर 100 रुपए का आर्टिकल 121 में जा रहा है, तो 21% का लाभ हो गया, 21% का लाभ हो गया। 100 रुपए का आपने सामान खरीदा और इससे तुम्हें बेटा हो गया फायदा। देखो आप इस सवाल को करने के लिए ना तरीका जो लगाते हो वो ये होता है कि आर्टिकल और रुपीज लिखो। आपने 11 आर्टिकल लिए हैं 10 रुपए के, 10 आर्टिकल बेचे हैं 11, ये सीपी की बात हो रही थी, ये एसपी की। तुमने 11 आर्टिकल 10 रुपए के लिए हैं, 10 आर्टिकल 11 के बेचे हैं,
बच्चों इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 गुणा 10 करोगे 100 आएगा, 11 गुणा 11 करोगे 121 आएगा, 100 का आर्टिकल 121 में जा रहा है, 21% का प्रॉफिट हो गया ऐसा। अब चाहो तो ये कर लो, सब बराबर करने वाली बात, ये गुणा करोगे इसमें भी सेम कहानी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस प्रकार की बात समझ में आनी चाहिए। अब देखो इसके मिलते जुलते कई सवाल हैं, इनके जैसे ही कई सवाल हैं, तो एक बार ना आप इनको बेटा प्रयास कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इनको करना ही करना, देखो 25 नंबर तक तो करके लाने गारंटी के साथ में, आगे के सवाल एक बार ट्राई कर लेना, बन जाए तो बढ़िया बात है, नहीं तो बेटा मैं आपकी सहायता के लिए उपलब्ध हूं, चिंता मत करो, क्लास कल भी होगी। सर एक बार शीट क्लास के बाद इवनिंग में लगा लेते हैं, सेकंड टाइम कब लगाएं, बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ने होते हैं, बेटा सैटरडे संडे को लगाओ। देखो आपको ये बात समझो, बाकी पढ़ने बात आपकी ठीक है, मैं बात समझ गया, जायज है, मैथ्स और रीजनिंग में आपको सबसे ज्यादा टाइम लगता है। जो शीट जैसे आपकी अब पूरी हो गई ना, तो आप इसको सैटरडे संडे को रिवाइज कर लेना। अगर आपको लगता है कि इसे सैटरडे दूर पड़ेगा तो बीच में 2 बार लगा लो। कुछ ऐसा कि आप आज अगर मान लो फ्री हो, पुरानी कोई शीट लगाओ रेशो की, उसको सॉल्व कर लो, रैंडमली टॉपिक बीच बीच में करते रहा करो, ताकि पुरानी बातें माइंड से स्किप ना हो। जो आज पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो 2 महीने पहले किया था वो कवर हमारे साथ रहना चाहिए, वो भूल नहीं जाए बेटा। फाउंडेशन कोर्स में अर्थमेटिक पार्ट 3 लाइव नहीं हुआ बेटा, हो जाएगा, चिंता मत करो, उसके लिए मैं आपसे अधिक चिंता में हूं, बात मेरी लगातार चल रही है। आपको अलजेब्रा और ट्रिग्नो पढ़ाए काफी टाइम हो गया, मानस भैया बैच फ्लो में चल रहे हैं, लगातार ही आएगा भाई। अब मैं बीच में एकदम ये ऐसा ही जो चल रहा है सिस्टम अपना क्लोज करके नया बैच तो स्टार्ट नहीं कर सकता, सीक्वेंस में हो जाएगा, सीजीएल 24 के पहले पहले सब हो जाएगा, चिंता मत करो। स्पीड के लिए बेटा प्रैक्टिस करोगे आप, जितनी अधिक कर पाओगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। पार्ट नंबर 3 भी हो जाएगा, पहले 2 चल रहा है, 2 को पूरा कर लो, देन ठीक है जी। ठीक है बच्चों, तो इतना ही। शीट नंबर 3 आप आज मिल जाएगी, मिनिमम 25 तक करके लाइएगा, आगे के हो जाएं तो प्रयास कर लेना। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए अपना। अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, याद तो रहेगा ना। चलो चलते हैं, बाय।